अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा फीडबैक लिया था लोगों से ग्रुप में। तो दो डिफरेंट ग्रुप थे। एक तो डेडिकेटेड जो हमारा ग्रुप है स्टडी के हवाले से, तो वहाँ से मुझे फीडबैक मिला था कि वो चाह रहे थे कि हम जो है टॉपिक को मजीद और डीप में जो है कवर करें। और जो एक और ग्रुप है उसके अंदर जो है मतलब लोग कह रहे थे कि अपनी क्वालिटी आप जो है मेंटेन करें, दिस इज फाइन विद अस। तो मैंने अब कोशिश की है कि मैं टॉपिक को ज़रा सा और डीप में डिस्कस करूं और सहल करूं लोगों के लिए। उसमें जो है मतलब मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मुख्तलिफ एग्जांपल्स पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उसके हवाले से ऐड करूं, ताकि थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है हमारे और क्लियर हो। ऑब्वियसली ये जो भी चीज़ है वो मतलब एक अपने तौर पर जो है जो मैं समझ पा रहा हूँ वो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन कंपनीज को रेकमेंड कर रहा हूँ या इन कंपनीज के अगर कहीं पे ऐसी चीज़ है जहाँ पर नेगेटिविटी शो हो रही है तो उनके खिलाफ हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए बार दफ़ा जो है मैं इसमें एग्जांपल दूंगा कंपनीज की। और कंपनीज जो है सऊदी अरब से हैं, पाकिस्तान से हैं और यूएस से हैं। तो यूएस के अंदर जो है जितनी भी कंपनीज हैं उनका ज़्यादातर जो है बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिकेशंस और आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर जो है अंडरस्टैंडिंग होती है वहाँ की कंपनीज की। मगर यहाँ पर वो चीज़ हमें अवेलेबल नहीं होती। तो एनीवे मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। बस मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दें कि गूगल मीट पे सबको आवाज़ आ रही है, मतलब जस्ट थम अप्स कर दें या कुछ इस तरह से बता दें ताकि मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे स्टार्ट करूँ। ओके, चलें बिस्मिल्लाह, मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, बहुत से लोग हो सकता है कि अभी हम लोग ज्वाइन कर रहे हो, फर्स्ट सेशन हो उनका, जबकि एक सेशन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं जिसमें हाउ टू पिक स्टॉक्स के हवाले से बात हुई थी। उसमें टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच की बात हुई थी। तो आज जो है हम फंडामेंटल एनालिसिस का जो है दो टेक्निक हैं, उसमें से जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो आज कवर करने की कोशिश करेंगे। अम, असल में इंफॉर्मेशन जब देखें आप तो एक्चुअली इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे भरी पड़ी है और मतलब चीज़ें मिलती चली आती हैं आपको। और बाज़ दफ़ा जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मतलब क्या चीज़ आपको कवर करनी है और क्या चीज़ जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। तो एनीवे मेरी कोशिश है कि मैं वो सारी चीज़ें जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखनी चाहिए और मतलब एक फ्रेमवर्क मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बताया था कि एक तरह का फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। इसमें प्लस माइनस जो है वो बिल्कुल हो सकता है। ऐसी मतलब ये कोई डेफिनेटिव लिस्ट नहीं है, डेफिनेट लिस्ट नहीं है कि जो मैं आपको दे रहा हूँ। मगर एक कंस्ट्रक्ट अगर आपको मिल जाएगा और आप अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस के हवाले से काम करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के हवाले से है, तो इंशाल्लाह आपको इसमें जो भी टॉपिक हैं मैं मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने कोशिश की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कई हफ्तों की मेहनत है, महीना समझ लें आप, इस पे लगा हूँ। और कोशिश करता हूँ कि एक आउटलाइन मिल जाए। मुझे असल में अभी तक कोई ऐसा मतलब यूट्यूब का लिंक या इस तरह से कुछ नज़र नहीं आया जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस हो। तो बहुत सी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा रेफरेंसेस एमबीए के आर्टिकल्स और उससे भी ली है। तो जस्ट फॉर द जोक के भाई ये जो है मतलब हाफ एमबीए आज हो जाएगा, हाफ एमबीए जो है हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें होगा। ये मतलब जो जिन्होंने एमबीए किया हुआ उनके लिए रिवीजन भी है, क्योंकि इसमें से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हैं, मगर बुलेट पॉइंट के अंदर हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि वो आपको समझ में आए। और जैसे मैंने बताया था मेरी कोशिश ये है कि इंजीनियर डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए जो है ये सेशन जो है कारआमद साबित हो। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से जो है कि भाई ये एक प्रोसेस होता है जो कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो है उनको मरूज खातिर रखता है, जो उनको काउंट करता है
और इससे हमें जो है बिजनेस की हेल्थ और उसके जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उस बिजनेस को और कि हम उसके अंदर लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस जब हम करते हैं तो ये सारी चीजें जो है उसके अंदर कवर हो रही होती हैं, और इसमें ऑब्वियसली फिगर्स नहीं होते हैं मगर इसके अंदर बहुत से फैक्टर होते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम इसका एक टॉपिक कवर किया था, मगर अब अगर आप प्रेजेंटेशन दोबारा कंपेयर करेंगे जो लास्ट प्रेजेंटेशन है, तो उसमें बहुत से चीजें जो है ऑर्गेनाइज की गई हैं दोबारा, और मजीद आपके लिए जो है उसमें इंफॉर्मेशन ऐड की गई है। तो नेक्स्ट जाते हैं। तो बेसिकली हमें जब क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई इसमें और मजीद पॉइंट भी ऐड कर सकता है। तो जैसे इसमें जो है मैनेजमेंट क्वालिटी, जो उनकी स्किल है, एक्सपीरियंस है, उनकी जो इंटीग्रिटी है बिजनेस के हवाले से, वो देखी जाती है जो मैनेजमेंट क्वालिटी कहलाती है। फिर बिजनेस मॉडल जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं, मुख्तलिफ बिजनेस मॉडल होते हैं। मैंने इसमें बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। बाकी आप लोगों का फीडबैक बताएगा इंशाल्लाह। तो डिफरेंट बिजनेस मॉडल होते हैं जिसमें मैंने कवर किया है पाकिस्तान का मॉडल, सऊदी अरब का मॉडल, यूएस मॉडल। तो वो आपको शेयर करने की इंफॉर्मेशन कोशिश की है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो होना चाहिए कंपनियों को, और जो रेड फ्लैग्स हैं उसके अंदर वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हम लोग देखेंगे। इंडस्ट्री एनालिसिस किस तरह से करते हैं, तो वो एक बड़ा मजेदार टॉपिक है मेरे लिए भी, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी कोशिश करूंगा कि आसान हो। तो बेसिकली ये जो हम टॉप डाउन अप्रोच है उसके अंदर भी इंडस्ट्री एनालिसिस का मतलब देखते हैं। तो ये इंडस्ट्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कभी भी जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो इंडस्ट्री के हवाले से उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और ये कंट्री वाइज जो है डिफरेंट हो सकती हैं। सऊदी अरब के अंदर कंट्रीज सॉरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो मतलब उनका जो आउटलुक है वो बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज के हवाले से। तो यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस हैं कुछ इंडस्ट्रीज को, कुछ एडवांटेजेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर हैं। तो मेरी कोशिश है कि इन सारी चीज़ों को टच किया जाए, कुछ एग्जांपल्स भी आपसे शेयर की जाएं, किस तरह से आप इंडस्ट्री एनालिसिस कर सकते हैं। दो मेरे पास केस स्टडीज हैं मैं जो मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह इसके अंदर। और कॉर्पोरेट कल्चर ये बहुत मायने रखता है कंपनी के लिए, उसके एम्प्लॉयज के लिए, और उसकी लॉन्जिटिविटी के लिए कि भाई कंपनी अगर लंबा टाइम गुजारना चाहती है और हेल्दी एक कल्चर लेकर चलेगी, तो डेफिनेटली उसके एम्प्लॉयज जो हैं उसका जो टर्न आउट रेशो कहलाता है वो कम से कम होगा। और टर्न ओवर रेशो जिसमें एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे होते तो वो कम से कम एम्प्लॉयज छोड़ेंगे, और जो टैलेंट मैनेजमेंट है वो एक कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा फिर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है हैविली रेगुलेटेड है। बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर पूरा जो है वो हैवी रेगुलेटेड है, इंश्योरेंस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सेक्टर में आता है। तो इस तरह से और जो है हेल्थ केयर के हवाले से हैं। तो ये रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं आगे जाकर बताऊंगा कि अगर आप रेगुलेटरी जो गवर्नमेंट की और जो दूसरी लॉज हैं अगर आप उनको फुलफिल नहीं करेंगे और कंप्लायंस नहीं रखेंगे तो हैवी पेनल्टीज भी होती हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर रिस्क असेसमेंट के हवाले से हम टॉपिक देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है और किस तरह से इसको जो है हम असेस कर सकते हैं। तो हम पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी। ये लास्ट टाइम ही हमने डिस्कस किया था, और ये जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जो है, अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी मैनेजमेंट आपको फ्लोर से आसमान तक ले जा सकती है, और एक बुरी मैनेजमेंट जो है आपको जो टॉप कंपनी है उसको बॉटम पे लगा सकती है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर यही कहा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम जो है वो इनोवेशन ड्राइव करती है, अब कंपनी की जो प्रोसेस है उसके अंदर एफिशिएंसी लाती है, और जो शेयर होल्डर है उसकी जो है वैल्यू जो है वो लेकर आती है शेयर होल्डर की होल्डिंग के अंदर। और वीक मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लोर पे लगा देती है। तो ये जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, एक तो कंपनी को फाइनेंशियली भी लॉस होता है, फिर रेपुटेशनल लॉस बहुत बड़ी चीज है। तो रेपुटेशनल लॉस भी जो है वो हो रहा होता है। सिर्फ
मैनेजमेंट की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है और ये हमेशा हमें देखना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि हम किस तरह से मैनेजमेंट क्वालिटी को देख सकें, तो वो मैं आपसे बताऊंगा। अच्छा जी, जस्ट अ मोमेंट। और इसकी जो टैग लाइन है, ये टैग लाइन जो है आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी। तो एक मिनट में बस देखना चाह रहा हूँ कि गूगल के अंदर कितने सेशन में हैं। ओके। तो ये टैगलाइन जो है ना, हर उसके अंदर जो है मैंने डिस्कस की है कि ये जो है बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल कंपनी है। अगर मैनेजमेंट क्वालिटी या मैनेजमेंट, सिंपली और सिंपल वर्ड में मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट आपकी अच्छी है ना, तो ये बेसिकली आपकी स्ट्रांग बैकबोन है। और अगर मैनेजमेंट आपकी वीक है तो फिर बस जो है आप कंपनी चल नहीं पाएगी, क्योंकि बैकबोन का क्या काम है, पूरी बॉडी को चलाना है। तो ये है। अच्छा, आगे चलते हैं इसके अंदर। अच्छा, असेस करने के लिए जो है मैनेजमेंट की क्वालिटी को मुख्तलिफ तरीके से हम देख सकते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड होता है मैनेजमेंट का, कि उनकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है। अब डिपेंडिंग ऑन द बायलॉज कंपनी के जो है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। कुछ कंपनीज में 3 साल के बाद चेंज होते हैं, कुछ कंपनीज में डिफरेंट टेन्योर के बाद चेंज होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा जो उसकी मैनेजमेंट है वो भी जो है उनका एक टेन्योर होता है। तो जो बेसिकली वो लेकर आ रहे हैं अपने साथ पास्ट परफॉर्मेंस, वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि उन्होंने क्या फाइनेंशियल टारगेट जो है अचीव किए हैं, किस तरह से कंपनी ग्रो की है। अब अगर नया सीईओ कंपनी ने हायर किया है और उसका एक पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, तो डेफिनेटली वो इस कंपनी को भी आगे लेकर चलेगा। और फिर जो है इंडस्ट्री का क्या एक्सपीरियंस है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब सॉरी टू से कुछ फैमिली बिजनेसेस के अंदर के जी बेटा ही मेरी कंपनी चलाएगा, वही मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो उसका बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री का और बस वो आकर ऊपर बैठ गया पैराशूट से। तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ी कंपनीज माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है उनका साला साल का जो है, दिहाइयों का जो है, डेकेड्स का जो है एक्सपीरियंस होता है। और वो बेहतरीन तरीके से जो चला रहे होते हैं। तो ये हमें देखना है जब हम एनालिसिस की तरफ जाते हैं। तो ये हमको देखना चाहिए कि हम किस तरह से मतलब जो उनका पास्ट परफॉर्मेंस है, उनकी जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। और मैंने मिसाल दी थी लास्ट टाइम भी कि जब जमजूम फार्मा का आया था, तो मैंने जो तारिक हुस्नी आई थिंक है, तारिक के नाम से जो उनका सीईओ है, उसका मैंने ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों को शेयर किया था कि लिंक्डइन से उसका 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ जो फार्मा कंपनीज के अंदर है वो काम कर चुका है। तो इस तरह से मुझे पता चला था कि ये जो रेन है ये एक अच्छे सीईओ, कैपेबल सीईओ के हाथ में है, जो कि कंपनी को आगे लेकर चलेगा। और वही हुआ है कि माशाल्लाह उसका प्रॉफिट जो है बढ़ता जा रहा है जमजूम फार्मा का। ये सऊदी अरब की कंपनी है। अच्छा, लीडरशिप स्टाइल जो है ये हमें देखना चाहिए कि क्या डिसीजन मेकिंग उनकी बाई विल है, या वो डेटा ड्रिवन, या कोलैबोरेट करते हैं। और जो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा रिस्की जो है वो स्टेप्स लेते हैं। तो ये चीजें जो है हमें सोर्सेज कहाँ से होंगी, वो सोर्सेज मैं आपसे डिस्कस करूंगा डेफिनेटली। तो ये चीजें जो है ना हमें देखने की जरूरत है कि जो डिसीजन मेकिंग उनका क्या है, कम्युनिकेशन, वो क्लियर कम्युनिकेशन इन्वेस्टर से, कस्टमर से, अपने एम्प्लॉय से क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं। यूएस के अंदर आप देखते होंगे कि इवन वो न्यूज में भी कवर होता है कि जी बिल गेट्स ने एक लेटर लिखा। ये तो बिल गेट तो बहुत पहले छोड़ चुका है, मगर जैसे मुख्तलिफ कंपनीज के जो हैं आपको जो सीईओज और उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी तरफ से लेटर देखने को मिलते हैं। तो वो बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि अपनी जो विजन है वो किस तरह से शेयर करना है। एक आम एम्प्लॉय को कैसे पता चलेगा कि जी ये हमारा टारगेट है, या किस तरह से। तो एक जो लीडरशिप रोल में जो होता है उनको बहुत जरूरी है कि वो अपना जो है विजन और जो क्लियरली जो है वो कम्युनिकेट करें अपने। आगे भी हम और देखते हैं। अब जैसे मैंने विजन की बात की, स्ट्रेटेजिक विजन जो है ये अलाइनमेंट विद द गोल्स के जो मैनेजमेंट है, क्या उनका जो उनके स्ट्रेटेजिक जो उनके गोल्स हैं, क्या वो कंपनी के फेवर में है, क्या वो लॉन्ग टर्म जो है उसको
कामयाब करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये भी हमको देखना चाहिए। और एडॉप्टेबिलिटी कितनी है कि अगर मार्केट का जो है कोई रिएक्शन आ रहा है किसी वजह से, कोई फोर्स मैज्योर है कुछ है, तो उनकी किस तरह से वो एडाप्टिव हैं कंडीशन की। खुदा ना खास्ता कहीं रीजनल वॉर आ रही है तो वो मैनेजमेंट क्या सोच रही है और किस तरह से उसको मैनेज करती है, उसको रिएक्ट मतलब प्रोएक्टिवली काम करना पड़ता है। तो ये भी हम देख रहे होते हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस उनकी कैसी है, एथिक्स और इंटीग्रिटी जो है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है क्या ओवरसी कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट जो टीम काम कर रही है उनको अपनी तजावीज दे रहे हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर मतलब एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव। तो वो मैनेजमेंट टीम को क्या सजेशन दे रहे होते हैं, तो वो एक चीज़ है। अच्छा, फिर एम्प्लॉय का मोराल क्या है, उनका कल्चर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट कल्चर के हवाले से हम देखेंगे कि क्योंकि अगर आपकी कंपनी जो है जो मैनेजमेंट है वो गुड एम्प्लॉयज को रिटेन नहीं कर पा रही, तो जाहिर बात है आपका जो टर्नओवर रेट है बहुत ज्यादा हो जाएगा। टर्नओवर रेट यानी लोग एम्प्लॉयज आएंगे और छोड़ के चले जाएंगे, आएंगे और छोड़ के चले जाएंगे। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जिसके अंदर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से जो भी सैलरीज के रेशियो हैं वो भी रखें, और एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन के लिए भी काम करें। तो अब आजकल बहुत ज़्यादा ये मतलब कल्चर कॉमन हो गया है, और इंशाल्लाह आगे वक्त में जो है और कंपनीज जो है इसके ऊपर मजीद काम करेंगी। द पीपल ओके। अच्छा, कंपनी का कल्चर जो है मैंने जैसे बताया कि कॉर्पोरेट कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हम देखेंगे। फिर कैपिटल एलोकेशन, जो मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन कर रही है, तो वो कितनी मतलब एक जो डिसीशंस है वो कितने अच्छे डिसीशंस ले रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो रिटर्न्स हैं वो हमारे पास हाई रिटर्न है या लो यील्ड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर डेट मैनेजमेंट किस तरह से कंपनी को लेकर चलती है। अब कुछ कंपनीज डेट फ्री हैं, मगर अगेन उनका डेट फ्री होना जो है कोई फायदा मायने नहीं रखता। तो एक हेल्दी डेट के साथ अगर आप मतलब कंपनी को चलाएंगे तो उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज होगा। अब अगले सेशन में हमें फाइनेंशियल रेशियोज पढ़ना है, तो उसके अंदर फिर हम देखेंगे कि एक हेल्दी डेट के साथ जो है आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। फिर इन्वेस्टर रिलेशन, ये मैनेजमेंट जो है किस तरह से ट्रांसपेरेंट रहती है अपने इन्वेस्टर के साथ, और किस तरह से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो गेन करती है। क्योंकि अगर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं है मैनेजमेंट पे, या ये समझ लें कि मैनेजमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो जो शेयर होल्डर है वो बेचारा, उसको तो नहीं पता कि डे टू डे ऑपरेशन क्या चल रहे हैं। तो वो जो है अपना एक जो है ना ट्रस्ट लॉस करने वाली बात है कि ट्रस्ट लॉस कर जाता है, और फिर वो कंपनी जो है फिर वो जस्ट ट्रेडिंग कंपनी बन जाती है, बजाय इसके कि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। और फिर जो है जो कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे सक्सेशन प्लानिंग है। तो माशाल्लाह किसी कंपनी में हो सकता है कि एक सीईओ जो है वो डेकेड से जो है काम कर रहा हो, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, वो बेहतरीन काम कर रहा हो, मगर उसका नंबर टू ना हो। ये लास्ट टाइम भी बात हमने डिस्कस की थी कि उसका अगर कोई नंबर टू नहीं है तो कोई सक्सेशन प्लानिंग नहीं है। तो जितनी भी अच्छी कंपनीज है उनके अंदर सक्सेशन प्लानिंग बहुत बहुत जरूरी है। और फिर एक आ जाता है कंपनसेशन स्ट्रक्चर। तो कुछ कंपनी हो सकता है आप भी कहेंगे यार हमारी कंपनी भी ऐसा होता है, तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर जो है ना मैनेजमेंट तो अपने भर भर का बोनस ले रही होती है, मगर एम्प्लॉयज जो है ना वो उनकी डिससेटिस्फेक्शन होती है कि यार हमें जो है ना बोनस मिला ना कुछ, और कंपनी जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट के अंदर है। तो ऐसा भी हमें देखना चाहिए कि जो टॉप मैनेजमेंट है कि क्या उनका कंपनसेशन स्ट्रक्चर एबनॉर्मल तो नहीं है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी हमें मिल जाती है, कहाँ से मिलेंगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप फ्यू सेकंड्स के बाद देखेंगे। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं वो हमें देखना है। अब जो है हम ये डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से जो है मैनेजमेंट क्वालिटी जो है वो किस तरह से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट में आपको बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन जो है मिल जाती है, जिसके अंदर आपको मैनेजमेंट टीम की जो कंपनसेशन है, उनके जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं, ये आपको बहुत क्लियरली जो है उसके अंदर मिल जाते हैं।
फिर जो प्रेस रिलीजेस आती हैं कंपनी की तरफ से, जो न्यूज आर्टिकल आते हैं कि आज कंपनी ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आज कंपनी ने इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये सारी चीजें जो है हमें न्यूज आर्टिकल वगैरह के थ्रू भी मिल जाता है। इंडस्ट्री की पब्लिकेशन होती हैं, वहां पर रैंकिंग होती है। तो कि आपको पता चलता है कि यार ये जो टॉप मैनेजर्स हैं इस कंपनी के, ये वर्ल्ड वाइड रैंकिंग के अंदर शुमार होते हैं। तो वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। सोशल मीडिया पे मैंने जैसे बताया कि भाई अगर जैसे कोई कंपनी आईपीओ में आ रही है या किसी कंपनी में मुझे जरा सा लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं उसके लिंक्डइन के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन लेता हूँ कि भाई इसके जो टॉप मैनेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या पास्ट परफॉर्मेंस रही है, क्या उनकी अचीवमेंट है। तो वो आपको इजीली जो है वहां से मिल जाती है। कुछ लोग हो सकता है फेसबुक पे वो, मगर ज्यादातर जो है लिंक्डइन पे जो आपको ये इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा, और कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं? एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर एनालिस्ट जो रिपोर्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ आपकी रिसर्च फर्म्स हैं, वो मतलब रेप्यूटेड जो फर्म्स हैं वो अपनी जो है मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करी होती हैं मैनेजमेंट के हवाले से कि ये जो कंपनी है इसमें मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है। तो वो बिल्कुल देखना चाहिए। ये सारी चीजें सोर्स ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन है, और इनको कभी भी जो है ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर जो इंडस्ट्री के एनालिस्ट हैं वो आपको बता रहे होते हैं। अक्सर ये होता है कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो हो रही होती हैं, और वहां पर जो है ना लोगों के इंटरव्यू हो रहे होते हैं। मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस करता हूँ, बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ। अब जैसे मैंने आपको जमजम फार्मा की बात कही कि उसका जो तारिक के नाम से सीईओ, तो उसकी जो है मैंने बाकायदा ये भी देखा यूट्यूब पे कि अगर उसने कोई हेल्थ की कॉन्फ्रेंसेस, हेल्थ केयर की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं मिडल ईस्ट के अंदर, क्या उसने अटेंड किए हैं और उसका क्या विजन है। तो वहां से उसका विजन जो है मुझे क्लियर हुआ कि ये जो है बंदा क्या सोच रहा है कि आगे अगले 5 साल में, 3 साल में, 10 साल में क्या करने वाला है ये कंपनी के साथ। क्या वैक्सीनेशन ला रहा है, क्या कस्टम जो है वो मेडिसिन के हवाले से जो आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है बायो का, अभी जहन में वो कॉन्सेप्ट नहीं, मगर जैसे जो आपकी बॉडी के हिसाब से जो है रिकमेंडेशन होगी मेडिसिन की, वो उसके ऊपर काम कर रहा है। तो इस तरह से जो है ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, और ये बता रहा होता है कि मैनेजमेंट की जो है क्वालिटी क्या है। फिर मैनेजमेंट की जो प्रेजेंटेशन है, जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर फोकस करूँ। अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए तो रिकॉर्डिंग सुन लूँ, क्योंकि नॉर्मल तो डे टाइम में आप नहीं कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर पाते। जो ये अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती हैं। मगर ये कि अगर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए, लास्ट टाइम अभी मैंने ये अरामको के हवाले से जो है कॉन्फ्रेंस कॉल, उसकी रिकॉर्डिंग मिल गई थी मुझे, और वो मैंने उसकी प्रेजेंटेशन भी देखी। माशाल्लाह बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, जो उनका सीएफओ है, सीईओ है, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने पास की, और बहुत सी चीजें क्लियर हुई। और इसमें जो है एनालिस्ट जो है उसे उन लोगों से क्रॉस क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो मतलब वो जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं उससे आपकी बहुत अच्छी लर्निंग होती है। जरूरी नहीं है हर बंदा जो है हर इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा जानता हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में काम करूं, और उसी के अंदर जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है इन डेप्थ लेके जाऊं, बजाय इसके कि आप 10 इंडस्ट्री उठा लें, 3 इंडस्ट्री उठा लें, और वो उस कंट्री के हिसाब से जो है अच्छी चल रही है, और उसके अंदर फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। और अ, वही फिर टॉपिक आ जाता है कि आप किस तरह से जो है अपने आप को जो है बेहतर मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, और या फिर एक कोई छोटी कंपनी बाय आउट करनी है, क्योंकि इसमें वो पॉइंट्स भी शामिल हैं इस प्रेजेंटेशन में कि अगर आप वाकई टेक ओवर कर रहे हैं किसी कंपनी को, तो उसमें भी कुछ चीजें हैं। ऑब्वियसली उसके लिए तो बहुत बड़ी एक टीम होती है जो कि एनालाइज कर रही होती है किसी कंपनी को। मगर हम कि कहाँ कहाँ से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आप कर रहे हो, मगर एक आइडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक फ्रेमवर्क में दे रहा हूँ। उसके अंदर जो है जैसे आप टूर भी प्लान कर सकते हैं कि भाई किसी कंपनी में टूर, आप जैसे नादिक है, अलमराई है, तो ये इन्वेस्टर्स को अलाउ करती हैं कि जी आप हमारे पास विजिट कर सकें। तो आप वहां पर देखें कि किस तरह से जो उनके डेली ऑपरेशंस हो रहे हैं। कुछ कंपनीज जो है मैनेजमेंट से मीटिंग भी अलाउ करती हैं। तो अगेन वो डिपेंड करता है कि आप कितने हैवी इन्वेस्टर हैं, कितनी आपकी शेयर होल्डिंग है।
तो उनके इंटरव्यू, अगर चले आप नहीं जा सकते तो आप जो एनालिस्ट उनके इंटरव्यू ले रहे हैं आप उनको सुन सकते हैं और उससे आपको आइडिया हो सकता है। तो ये एक है। फिर जो फीडबैक्स है, कस्टमर का क्या फीडबैक है, आप देखें जहां जहां रैंकिंग मेंटेन हो रही है, जहां पर फीडबैक्स मेंटेन हो रहे हैं, तो आप वहां से जो है फीडबैक देख सकते हैं। अक्सर डिलीवरी की जो कंपनीज हैं वो हैं, गूगल मैप्स हैं। गूगल मैप में आप जाकर देखते हैं कि जी मैं मिसाल के तौर पर कि आप रेस्टोरेंट का देखते हैं कि जी ये रेस्टोरेंट कैसा है, तो आप उसके रिव्यू देख रहे होते हैं कि यार ये जो जिन्होंने यहाँ पर डाइन इन किया है तो उनके क्या रिव्यू हैं, जो कोई टेक अवे कर रहा है तो क्या रिव्यू है। तो इसी तरह से कंपनीज के भी जो है ना रिव्यूज होते हैं जो आपके ओवरऑल बता रहे होते हैं कि कस्टमर कितने जो है सेटिस्फाई हैं। और मुख्तलिफ जो सर्वे और इंटरव्यूज जो एम्प्लॉयज के ओर होते हैं उसके हवाले से जो है आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होती है। तो ये सारी चीजें जो है आप मतलब मुख्तलिफ चीजें इसमें से आप कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्या रेड फ्लैग होंगे मैनेजमेंट क्वालिटी के हवाले से, तो अब ये देख लेते हैं कि जी आपकी जो मैनेजमेंट के जो रेड फ्लैग हैं कि भाई फ्रीक्वेंट टर्नओवर, क्यों एम्प्लॉयज इतना छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एनवायरमेंट टॉक्सिक एनवायरमेंट हो, एक बड़ा मैनेजर आ गया हो और बस उसने एक ईगो का प्रॉब्लम बना लिया हो और वो लोगों को फायर किया जा रहा है, या कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो तो ये स्टेबिलिटी नहीं है, ये कंपनी की स्टेबिलिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। और सून एनफ के जो उसके टैलेंट जो होगा वो हो सकता है कि फिर छोड़कर चला जाए। तो ये मतलब फीडबैक आप लोगों को मिल सकता है। लोग मतलब बी फ्रेंड हो जाते हैं कि भाई लोग एक फ्रेंड सर्कल है आपका, वहां से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यार यहाँ पर तो कोई बंदा टिक ही नहीं रहा। तो वो क्यों नहीं टिक रहा, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। तो वो हो सकता है मैनेजर हो सकता है वो मैनेजमेंट हो, तो या फिर हो सकता है कि उसका जो पे स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं हो, तो या फिर उसकी कंपनी में जो है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो। तो ये सारी चीजें आपको जो है ना टर्नओवर से बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाती हैं। क्योंकि अगर कंपनी हेल्दी होगी और सब कुछ सही चल रहा होगा तो फिर क्यों छोड़ेगा बंदा जॉब। फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है ये भी एक फ्लैग, रेड फ्लैग है। फिर कंपनसेशन मॉडल, अब ये जो कंपनसेशन मॉडल है, एक मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की थी और फिर मैंने डिलीट करवाई थी कि एक बड़ा अजीब सा मजाक हुआ कि मजाक तो नहीं है, एक्चुअली न्यूज है सऊदी तदावुल के अंदर कि एक कंपनी के जो सीईओ है उसने 18 साल से जो है ना छुट्टियां नहीं की थी। और कंपनी ने जब अपना हाफ ईयरली जो है अनाउंसमेंट किया कि जी हमको लॉस हुआ है, तो उसमें वन ऑफ द रीजन था कि यार सीईओ ने जो है ना 18 साल की कंपनसेशन जो है ना वो मांगी है। और उसने केस भी किया था और केस में विन भी हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा कंपनसेशन जो पैकेज है वो हमें देखना चाहिए। एनीवे और फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ कंपनी का, मेरे पास लैंड है, अब वो लैंड अच्छी है बुरी है क्या है, और मैं कंपनी को बेचे चला जा रहा हूँ। तो ये चीज है। या मेरी फर्नीचर की कंपनी है और मैंने जो है ना अपनी फर्नीचर को बेचने के लिए सबसे पहले जो है जो कंपनी है जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ उसमें मैं फर्नीचर अपना पूरा बेच रहा हूँ। तो ये जो यानी ये जो ट्रांजैक्शन होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और यूजुअली जो है इसको डिक्लेयर करना चाहिए। फिर इसके अलावा जो है फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स आ जाते हैं जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि अगर कंपनी कंसिस्टेंट लॉसेस में चल रही है या डेट लेवल बढ़ता चला जा रहा है या कैश फ्लो नेगेटिव होता जा रहा है। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाएगा आपको। और इन्वेंट्री जो उसकी बिल्डअप हो रही है, कोई प्रोसेस नहीं है उसको एफिशिएंटली जो है डिलीवर करने, मतलब क्लियर करने का। फिर अकाउंट रिसीवेबल की जो है एज बढ़ती चली जा रही है। और इसके अलावा रेगुलेटरी चेंज जो है वो मैनेजमेंट उससे मतलब कवर नहीं कर पा रही और उसको पेनल्टी लग रही है रेगुलर। तो ये भी एक चीज है। फिर टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, ये मतलब मैनेजमेंट का काम है कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंड्यूस करें कि ज्यादा से ज्यादा जो है कंपनी फ्लोरिश करे और जो उसके जो ऑपरेशन साइकिल है उसमें ऑप्टिमाइजेशन आए।
और इकोनॉमिक डाउन टर्न्स जब आते हैं तो किस तरह से जो है आप फ्रंट रोल लेते हैं, किस तरह से लीड करते हैं कंपनी को, तो ये सारी चीजें हमें देखना चाहिए। बाकी लीगल इश्यूज हैं, एथिकल कंसर्न्स हैं, ये हम आगे देख लेंगे। अ, अभी हुआ है तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको बात करते हुए, टॉपिक बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिजनेस मॉडल का, और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है मैंने। तो जी, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो फंडामेंटल स्ट्रेटेजी है, किस तरह से जो है वो रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है जनरेट होंगे, वो बिजनेस मॉडल की बेस पे जो है डिपेंड करता है। और ये हमें जो है ना कंपनी के जो मतलब बिजनेस है उसको अंडरस्टैंड करने की, क्या उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, वो हमें मदद करता है। तो इसकी जो टैग लाइन है वो देखें कि ये ब्लू प्रिंट फॉर द प्रॉफिट है, यानी जो बिजनेस मॉडल है ये आपका ब्लू प्रिंट फॉर द प्रॉफिट है। आगे देखते हैं कि जी हम किस तरह से जो है इसको डिफरेंट बिजनेस मॉडल दे सकते हैं। तो रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हैं उसकी, अ, देखें कुछ होती हैं प्राइमरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स, कुछ सेकेंडरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, और इनमें फर्क होता है। तो जो प्राइमरी रेवेन्यू स्ट्रीम है वो बेसिकली हमारा फोकस होना चाहिए कि वहां से किस तरह से इनकम जनरेट होगी। सेकेंडरी ठीक है, आप अगर आपके पास अच्छा कैश है, आपने उसको लोन दे दिया और उससे आप जो है कमा रहे हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर जो कंपनी के मेन ऑपरेशन है, जो सेल्स वगैरह है, या जो भी जिस तरह से भी कंपनी का मॉडल चल रहा है, तो वहां से उसकी जो है इनकम जनरेट होना बहुत जरूरी है। फिर रेवेन्यू मॉडल क्या है, इसको हम देखेंगे कि मुख्तलिफ रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं, जिसमें सब्सक्रिप्शन है, एडवर्टाइजिंग है, ट्रांजैक्शन फीस है, लाइसेंसिंग, किस तरह से जो है कंपनी कमा रही है। कोडेक की मिसाल है कि उनके पास बहुत ज्यादा पेटेंट मौजूद थे और उससे ज्यादा उन्होंने इनकम कमाई है। फिर सस्टेनेबिलिटी क्या है कि कंपनी कितना सस्टेनेबल है, कि जो उसकी मार्केट ग्रोथ कितनी है, और क्या उसके ऊपर प्रेशर है, और क्या रेगुलेटरी रिस्क है उसके अंदर, अम, ये हम देख रहे होते हैं इसके अंदर। फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है उसका, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो फिक्स कॉस्ट कम से कम होना जरूरी है। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ सकती है डिपेंडिंग के सप्लाई और लॉजिस्टिक हवाले से, मगर ये जो फिक्स कॉस्ट है उसको हमको कंट्रोल करना चाहिए। ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट भी हम कवर करते हैं, मगर फिक्स कॉस्ट के ऊपर जो है फोकस होना चाहिए कि वो कितनी है। अच्छा जी, ड्राइवर्स जो है, मुख्तलिफ कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं कि जी लेबर कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या है, के प्रोडक्शन के प्राइसेस। अब हमने लास्ट टाइम देखा था जी, फीड स्टॉक के पैसे बढ़ गए थे, और बहुत सी कंपनी जो है वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि सीमेंट के हवाले से, और जो दूसरी कंपनीज हैं उनके जो फीड स्टॉक के प्राइस बढ़े थे, तो वो एक बहुत बड़ा मसला हुआ था। मगर अगेन वो मैंने उस वक्त भी मैसेज किया था ग्रुप में कि ये जो है चीजें पास ऑन होनी है। तो बहुत सी कंपनी ने वो पास ऑन कर दी, जितनी भी सीमेंट की कंपनीज उन्होंने वो पास ऑन कर दी। तो मतलब ये सारी चीजें आपको देखना चाहिए और नजर रखनी चाहिए। अच्छा जी, कॉस्ट मैनेजमेंट किस तरह से आप इफेक्टिवली जो है ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो अचीव कर रहे हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है कि कंपनी क्या यूनिक मतलब सेलिंग प्रोपोजिशन है उसका कस्टमर्स के लिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो उसकी यूएसपी कॉम्पिटिटर्स के हवाले से क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर हम जो है कस्टमर वैल्यू के हवाले से देख रहे होते हैं कि जी कस्टमर को क्या वैल्यू जो है ना कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि जी कोई एड ऑन कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब वो वही चीज आगे मैं इसके अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में दिखा डिस्कस करूंगा कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो एक कमोडिटी प्रोडक्ट है, मतलब उसमें कोई एज है ही नहीं। तो वो किस तरह से जो है कस्टमर को जो है वैल्यू प्रोवाइड करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और ये हम जब मतलब प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो ये हम देख रहे होते हैं कि ये जो कंपनी है इसके ऊपर, इसके पास क्या यूएसपी है, अगर हम दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करें या इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। और कस्टमर की नीड, ये बहुत जरूरी है कि वो कस्टमर की नीड लिसन कर रही है या नहीं कर रही है। कस्टमर कुछ चाह रहा है और वो कुछ और प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर चाह रहा है कि जी मुझे जो है बॉडी अच्छी मिले, मगर वो स्पीड के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं ऑटोमोटिव के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो है वो
फिर हर उसके अंदर जो है वो टारगेट मार्केट मार्केट अलग होती है। अब जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर जो है सऊदी अरब में गर्मी गर्मी है, तो एसी जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। मगर अगर यही चीज आप अमेरिका वगैरह में देख लें तो वहां पर हीटेड सीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जो है हीटेड सीट प्रोवाइड कर रहे हो। अच्छा जी, फिर कस्टमर सेगमेंट्स के हवाले से कि आपकी टारगेट मार्केट जो है वो क्या है, कस्टमर्स आपकी क्या है, और अगेन वही नीड एंड प्रेफरेंसेस है, और आप किस तरह से जो है कस्टमर की एक्विजिशन है। तो ये कस्टमर एक्विजिशन का फॉर्मूला भी होता है बहुत सी कंपनीज के लिए, जो हम फिर फाइनेंशियल रेशो में देखेंगे आगे कि आपका जो क्या लेवल ऑफ कंपटीशन चल रहा है। फिर मुख्तलिफ चैनल्स की कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या तमाम चैनल्स यूज कर रहा है अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने जो भी एक थ्योरी, अपनी जो विजन है उसको शेयर करने के लिए, अपनी एज जो है उनको बताने के लिए कस्टमर को। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर चैनल की इंटीग्रेशन जो है वो बिजनेस मॉडल से क्या है आपका जो मतलब ये चैनल्स, मतलब ये हो गया कि जी प्रिंट मीडिया है आपका, और दूसरी जो चैनल्स हैं आपके फोन बैंकिंग जो आपकी आ जाती है जैसे बैंक के हवाले से, तो वो अपने जो है ना जैसे कस्टमर कॉल करता है तो वो अपने बता रहे होते हैं कि भाई आज ये हमारी ऑफर्स हैं, आज ये हमारी ऑफर्स हैं। तो ये डिफरेंट चैनल्स हैं जो यूटिलाइज करने चाहिए। फिर जो है पार्टनरशिप की क्या स्ट्रेटेजिक अलायंस है, कुछ कंपनीज जो है अपने पार्टनरशिप्स बनाती हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा जो है मतलब फ्लोरिश करती हैं। अब जैसे आप देख रहे होंगे ज्यादातर मिसालें मेरी सऊदी अरब के हवाले से हैं, मगर ये एप्लीकेबल पाकिस्तान में भी हो सकती हैं और दूसरी जगहों पे भी हो सकती हैं। कि जैसे यहाँ पर सऊदी एयरलाइन है, सऊदी एयरलाइन ने बहुत से बैंकों के साथ जो है ना अपनी स्ट्रेटेजिक एक अलायंस क्रिएट कर लिया है कि जी आप इस क्रेडिट, मतलब वो क्रेडिट कार्ड जो है वो सऊदी एयरलाइंस के हवाले से जो है वो उसके पॉइंट्स मिलते हैं, और इससे जो है वो ज्यादा बिजनेस जो है वो ड्राइव करते हैं। यानी अगर आप के पॉइंट्स बन रहे हैं तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि उसकी जो टिकट बुकिंग के हवाले से उसके अंदर आपको जो है डिस्काउंट मिल जाते हैं जो आपकी माइल्स हैं उसके हवाले से। तो इस तरह से और बहुत सी जो है ना मतलब स्ट्रेटेजिक अलायंस आप देखेंगे। और अगेन ये हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हो, मगर अब जब ये चीजें पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ तो फिर आपको वो चीजें दिखना शुरू होंगी कि यार अच्छा ये कंपनी ये इस तरह से काम कर रही है। तो ऑब्वियसली हमारे जो जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, कुछ 40s में है, कुछ 30s के अंदर है, कुछ 50s में है, कुछ माशाल्लाह मेरे से भी बड़े। तो एनीवे तो ये सारे पॉइंट जो है बेसिक है, मगर बाज दफा बताना जरूरी होता है। थ्रेट एनालिसिस जो है बिजनेस मॉडल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, आपकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, और किस तरह से आप टारगेट कर रहे हैं, और क्या पोटेंशियल थ्रेट्स हैं। अब जब ये सारी थ्योरी पार्ट है, और अभी जब एग्जांपल्स आएंगी तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को और चीजें क्लियर होंगी। अम, अच्छा जी, अब जो है हम कुछ बिजनेस मॉडल देखते हैं जो सऊदी अरब के अंदर जो है बिजनेस मॉडल है। 15 मिनट्स रह गए हैं, कोशिश ये होगी कि मैं आपको दोबारा लिंक, गूगल वालों को जो है मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा, और टेलीग्राम का तो सेशन हमारा चलता रहेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, सऊदी अरब के जो बिजनेस मॉडल है, देखें सऊदी अरब में जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है तो वो आपके जो है फैमिली ओन्ड बिजनेस है। जितने भी बिजनेस मतलब है, बहुत से बिजनेस हैं वो ज्यादातर फैमिली ओन्ड बिजनेस है। सैफ के हवाले से है, सैफ वाला जो आया था बिजनेस, और इसके अलावा बहुत से बिजनेसेस हैं जो कि फैमिली ओन्ड बिजनेसेस कहलाते हैं। और ये एक तरह का बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेस आपने देखा है कि जो सेमी गवर्नमेंट इदारा है पिफ, वो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ओन करता है। तो वो एक फैमिली गवर्नमेंट ओन क्या कहते हैं आ जाता है। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। सही। तो मैं असल में स्लाइड वापस लाना चाह रहा था। अच्छा, तो फैमिली ओन बिजनेस इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अल राजी बैंक है, ये फैमिली ओन बिजनेस के तौर पर है। अल हुकैर है, ओलाया फाइनेंसिंग है। हो सकता है मेरी असेसमेंट गलत भी हो, जरूरी नहीं है,
मगर सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि क्या है। और अगेन मेरा एक इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस है, मगर आप अपनी एनालिसिस क्या कर रहे हैं तो उसके। अच्छा, अब गवर्नमेंट ओन एनालिसिस एंटरप्राइजेस में क्या आ जाएगा, जैसे एसटीसी है, एसटीसी में 65% जो है ना पिफ की इन्वेस्टमेंट है। सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसके अंदर हैवीली इन्वेस्टेड है। सऊदी अरामको आपका 90% से ज्यादा, 90% है तकरीबन, या हो सकता है थोड़ा सा कम हो गया, मगर 90% जो है ना गवर्नमेंट की ओनरशिप में है अरामको। इसी तरह से और भी आप जब पाकिस्तान के देखेंगे तो पाकिस्तान के मॉडल देखेंगे। फिर रिटेल और होलसेल्स के जो है ना मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं सऊदी अरब में। ये डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स जो हैं वो हमारे सामने हैं। और हर बिजनेस मॉडल की अपने प्लस है माइनस है, वो हमें देखना चाहिए। अब जैसे रिटेल और होलसेल में अल हुकैर वाले हैं, बिन दाऊद वाले हैं, डेन्यूब है। अच्छा, कुछ जो है इसमें से कंपनी जो है लिस्टेड नहीं है, वो भी मैं बता रहा हूँ, मगर सिर्फ इस वजह से कि मुख्तलिफ एग्जाम्पल हमारे पास हो तो वो मैं कवर कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छी है बुरी कंपनी, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ जो मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से बिजनेस मॉडल काम कर रहे हैं तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट के अंदर है, बहुत ज्यादा बूम पे है आजकल। और आगे आने वाले वक्तों में क्योंकि विजन 2030 है, फिर उसके बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप है, तो ये बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो सऊदी बिन लादेन का ग्रुप है, दारुल अरकान का ग्रुप है, रिटाल का है, और मुख्तलिफ जो है ना ये बिजनेस मॉडल है। अच्छा जी, और जो इमर्जिंग बिजनेस मॉडल है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में, तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन में हमने देखा कि सूक.com था जो कि अमेजोन ऐसे बन गया। तो वो एक है, करीम का है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। आपका जो इल्म है वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में है। अच्छा जी, टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी में आपकी जो रोटाना के हैं, फेयरमाउंट्स हैं होटल, ये सारे जो है ना आपके टूरिज्म वगैरह के अंदर जो है ना ये एक बिजनेस मॉडल है। रिन्यूएबल एनर्जी में आपका एक्वा पावर बड़ा मशहूर है, और आई थिंक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से तीसरी कंपनी है शायद, या टॉप 5 में ही है। तो वो है। हेल्थ केयर में आपका जो मतलब फकी ग्रुप है, आपका जो है सऊदी जर्मन है, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, आपका अल हबीब है। तो ये हेल्थ केयर का बिजनेस मॉडल है। एजुकेशन के अंदर जो है आपके मुख्तलिफ है, प्रिंसेस नूरा यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा और जो जो बिजनेस मॉडल है, जो बहुत सी कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड भी कंपनीज हैं खलीज के हवाले से, और दूसरी अता के नाम से जो कंपनी, तो ये सारी लिस्टेड कंपनीज भी हैं जो कि मुख्तलिफ एजुकेशनल बिजनेस मॉडल में हैं। अच्छा जी, जो यूनिक है यहाँ पर बिजनेस मॉडल्स के हवाले से कि कल्चर और रिलीजियस फैक्टर्स। अब जाहिर बात है यहाँ पर जो है ना वो जो और जो दूसरी कंज्यूम बेवरेज है, जैसे वो यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो मतलब यहाँ पर एक नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के थ्रू जो है ना वो बिजनेस मॉडल काम कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें जो है ना वो इन बिजनेस मॉडल्स पे इम्पैक्ट करती है। मतलब ये वो टॉपिक हैं जो कि हम को कंसीडर करना है कि उनकी पार्टनरशिप्स क्या है। अब एक ऐसा होल्डिंग ग्रुप है जिसकी बहुत जबरदस्त एक पार्टनरशिप है, और उसकी एक पूरी एक मतलब लॉजिस्टिक चेन है कि भाई ये यहाँ से कि भाई अगर जैसे पोल्ट्री आ रही है, और वो पोल्ट्री का बिजनेस जो है वो सप्लाई कर रहा है रेस्टोरेंट चेन को, फिर रेस्टोरेंट चेन से आगे, तो ये एक वैल्यू एडिशन है ना। तो ये इस तरह से फिर टैलेंट एक्विजिशन जो है वो क्या है, और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन क्या है। तो बहुत सारे मतलब इसमें टॉपिक देखेंगे, और टाइम इतना नहीं है कि हर चीज को डिटेल में कॉपी करूं, मगर ये आपको पॉइंट्स जो है ना पुट अप किए हैं कि एक रिव्यू जो है हमारे पास होगा। अब जैसे हम पाकिस्तान में क्या बिजनेस मॉडल होते हैं, तो हम उसकी तरफ आ जाते हैं। सऊदी अरब के हमने डिस्कस किया, अभी पाकिस्तान में जो बिजनेस मॉडल है, यहाँ पर भी समझ लें कि वही चीजें जो है ना, कुछ चीजें एडिशन है और कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट है, मगर वही चीजें करी। अब यहाँ पर भी फैमिली ओन्ड बिजनेसेस है, एंग्रो कॉर्पोरेशन है, निशात मिल है, लकी सीमेंट, ये सारे फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर यहाँ पर पाकिस्तान में क्योंकि एक मतलब इंडस्ट्री की सूरत है, तो इसमें जैसे नेशनल फूड है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है, और दूसरी जो कॉटन मिल्स हैं वो इसके अंदर है। टेक्सटाइल के अंदर आपकी सफायर टेक्सटाइल मिल है, निशात है, और मुख्तलिफ टेक्सटाइल मिल्स हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका जो है बहरिया टाउन हो गया,
आपका डीएचए हो गया। तो ये सारे जो है ना मुख्तलिफ बिजनेस मॉडल हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जी, डॉल्मेन का जो रीट है वो भी एक चीज़ है। अच्छा जी, फिर आईटी के हवाले से, आईटी में जो है आपका सिस्टम्स आ गया, टीआरजी आ गया। तो ये सारे जो है आईटी के बिजनेस मॉडल में, ई कॉमर्स में दराज बहुत मशहूर, ओएलएक्स वो बहुत मशहूर है। टेलीकॉम में तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है कि जैस, टेलीनॉर, जोंग, ये मुख्तलिफ जो है ना टेलीकॉम के अंदर जो बिजनेस मॉडल है। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आपका हबीब बैंक आ गया, यूबीएल आ गया, मीज़ान आ गया, मीज़ान ने फिनोमिनल जो है ग्रोथ की है। फैसल बैंक आ गया, उसकी तरफ लोग काफी पीछे भागे हुए। फिर एनर्जी में आपका जो है एंग्रो की है, सिद्दीक सन्स की है, के इलेक्ट्रिक है, ये सारी जो है एनर्जी के जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर। तो ये मतलब ये हम कैटेगराइज करते हैं, ये सारी चीजें जो है ना हमको शॉर्ट लिस्ट करने के काम आती हैं कि इनके मॉडल क्या है, समझ कर फिर आगे जो है हम किस तरह से जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यूनिक के अंदर जो है यूनिक मॉडल्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं, तो इसके अंदर जैसे एग्जांपल आपको अम, वही आ जाती है, जैसे मोबिलिंग जैस ने जो है वो शुरू किया था, जैस कैश, वो बहुत बड़ा मशहूर हुआ था। इसके अंदर क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक का जो है ना एक बहुत ज्यादा फैक्टर है कि आप किस तरह से जो है यंग पॉपुलेशन को जो है ना टैप कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की यंग पॉपुलेशन है। तो उसके हिसाब से किस तरह से जो है ना आपका बिजनेस मॉडल टारगेट कर रहा है, और जो जितनी जल्दी इसको पिक कर लेता है वो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, तो वो एक चीज है। और अच्छा, अब जो है हम ये मॉडर्न बिजनेस मॉडल कर रहे हैं, ज्यादातर जो है ये यूएस के अंदर है। मगर ये कि एक चीज जो है मतलब समझने के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होने के लिए, क्योंकि बहुत से दोस्त हमारे यूएस के अंदर भी काम करते हैं, तो उनके लिए जो है ना एक बड़ी अच्छी चीज होगी। यहाँ पर मैंने कंपनीज के नाम नहीं लिखे, मगर मैं कोशिश करूंगा कि वो बताऊं कि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है ना रिकरिंग पेमेंट होती है, और वो कस्टमर से जो है ना आपका ऑनगोइंग जो है ना आपको एक्सेस मिल रहा होता है। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स जो है ना क्या कर रहा है, वो सब्सक्रिप्शन मॉडल है उसका, कि हर मंथली जो है ना आप जो है ना सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, और आप उनकी जो है ना सर्विसेज चल रही हैं, तो ये एक बहुत ज्यादा एक कामयाब मॉडल है, क्योंकि आपको रेगुलर जो है ना इससे इनकम जनरेट हो रही होती है। तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है। स्पॉटिफाई यूएस के अंदर, तो वो भी सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर ही काम कर रहा होता है। और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग मॉडल है कि भाई आपकी जो प्राइमरी जनरेशन है वो एडवर्टीजमेंट से जो है ना वो हो रही होती है, कि कंपनी की जो है, अब जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये सारी जो है ना आपको फ्री सर्विसेज है, मगर क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड में वो एडवर्टाइज चलते हैं, उससे वो उनकी जो है ना इनकम जनरेट हो रही होती है। तो कस्टमर कहता है कि ठीक है, इट्स ओके, आई कैन वॉच द एडवर्टाइज, और वो जो है ना वो हो सकता है कि वो सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ ना जाए, वो एडवर्टाइजिंग मॉडल की तरफ रहे, मतलब। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरह से जनरेट हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल हो गया, एडवर्टाइजमेंट मॉडल हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी की एग्जाम्पल दी। फिर ट्रांजैक्शन फी एक मॉडल होता है। ट्रांजैक्शन फी मॉडल में क्या कर रहे होते हैं कि जी हम जो है ना इसमें जो है एडवांटेज क्या है कि हाई वॉल्यूम पोटेंशियल है, स्केलेबिलिटी है, पोटेंशियल फॉर द नेटवर्क इफेक्ट। अच्छा, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे पेपॉल है, ईबे है, उबर है। तो इसमें जो है ना क्या है कि इनका जो है ये ट्रांजैक्शन फी मॉडल है कि आप ये जो है ना एक मिनिमम फीस ले लेते हैं, और आपकी जो है ना ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब जैसे पेपॉल पे आपने पेपॉल के थ्रू कुछ पेमेंट की, आप उसका फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट विल दी, मगर क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बल्क में होती हैं, बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम होता है, तो उससे जो एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। ईबी, आपने कोई चीज सेल की, किसी ने खरीदी, ईबे ने अपना छोटा सा एक कमीशन ले लिया, तो ये जो ना ट्रांजैक्शन फी मॉडल हो गया। उबर का भी यही है कि जी उन्होंने बीच में अपनी फीस ली, और जो आपने पेमेंट की थी ड्राइवर को, वो कैप्टन को जो भी कहे, तो वो उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दी, अपना उसमें से कमीशन ले लिया। एक फ्रीमियम मॉडल भी कहलाता है कि फ्रीमियम मॉडल क्या होता है। फ्रीमियम मॉडल में जो है ना चीजें, सर्विसेज आपको जो है ना फ्री में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि आपकी जो है ना जब आप प्रीमियम फीचर्स की तरफ जाते हैं ना, तो फिर जो है ना वो आपसे चार्ज कर रहे होते हैं। अब जैसे एप्पल ने आपको एक स्टोरेज फ्री दी हुई है, मगर
क्या होता है कि आपकी जो है ना तस्वीरें बढ़ गई, आपने कहा जी नहीं मुझे तो अब जरूरत है, तो आपने एप्पल का क्लाउड की सर्विसेज ले ली, तो वो बेसिकली प्रीमियम सर्विस की तरफ जब आप गए तो फिर आपने पेमेंट शुरू कर दी। इसी तरह से गूगल क्लाउड का भी यही है, मैंने भी सब्सक्राइब कराया हुआ है कि जी मुझे ज्यादा स्टोरेज चाहिए थी, तो जी मैंने फिर एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी। तो बेसिकली चीज शुरू होती है फ्री से, मगर फिर जो है जो अच्छे कस्टमर होते हैं, पे मास्टर्स होते हैं, वो फिर जो है ना प्रीमियम सर्विसेज लेने के लिए फिर उनसे उनकी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। तो जैसे एग्जांपल अगर डिस्कस करें तो ड्रॉप बॉक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, स्काइप हो गया, तो ये सारे जो है ना आपके प्रीमियम मॉडल पे हैं, जो कि फिर इन दी एंड प्रीमियम अपनी सर्विसेज बेच कर जो है ना काम कर होते हैं। अच्छा जी, रेजर ब्लेड मॉडल क्या होता है कि इसमें जो है ना आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम, मतलब आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ही कम कर देते हैं। मगर क्या होता है कि ये जो इनिशियल चीज होती है वो तो आप बहुत ही सस्ती या बिल्कुल ही उस पर दे रहे होते हैं, मगर जो कंज्यूमेबल आइटम्स है ना उससे जो है आप फिर कमा रहे होते हैं। अब जैसे आप देखेंगे अक्सर आपको जो है ना प्रिंटर बड़े सस्ते मिल जाते हैं, तो बाद दफा हैरत होती है यार ये एचपी वाले इतना प्रिंटर क्यों सस्ता बेच रहे हैं। मगर क्या है कि जब वो आप इंक और कार्ट्रिजेस खरीदते हैं ना तो उससे जो है उसकी कमाई होती है, वहां पर जो है ना उनका एक प्रीमियम होता है। मैं बुरा नहीं कह रहा, मगर ये यही सिलसिला है। तो इस तरह से जो है ना बहुत सी कंपनीज जो है ना कमा रही होती हैं कि जी इनिशियल तो प्रोडक्ट आपकी सस्ती होती है, मगर फिर इन दी एंड जो उसकी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो आपको जो है ना लॉक इन कर रहे होते हैं उसके अंदर, कि यार आपने ये चीज ली है तो फिर ये चीज आप इस कंपनी की लेंगे, तो फिर वहां से जो है ना उनकी रिकरिंग कॉस्ट जनरेट हो रही होती है। तो वो एक फिर लाइसेंसिंग मॉडल है। लाइसेंसिंग मॉडल के अंदर जो है इसके अंदर पेटेंट टेक्नोलॉजीज वगैरह सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वो शामिल हो जाती हैं कि वो जो है ना फिर अपनी लाइसेंसिंग से जो है ना वो कमा रही होती हैं। अब जैसे कॉलकॉम है, दुनिया का जो भी मोबाइल बिकता है कॉलकॉम को उसकी लाइसेंसिंग फीस मिल रही होती है, और उनकी लाइसेंसिंग फीस भी जो है ना वो वेरिएबल है, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट कितना आप जनरेट कर रहे हो, उसके हिसाब से वो आपसे लाइसेंसिंग फी लेते हैं। मार्वल वाले हैं, डिज्नी वाले हैं, ये सारे जो है ना अपनी लाइसेंसिंग फी मॉडल है इनका। अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन विद द ट्रांजैक्शन फी मॉडल, ये दो चीजें जो है ज्वाइन की हुई हैं। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो सब्सक्रिप्शन मॉडल आपको हो गया जैसे ट्रांजैक्शन फी भी मिल रही है, तो ये आपको हो गया अमेजोन। अमेजोन प्राइम अगर आप लोग यूज करते हैं, सऊदी अरब में तो है और यूएस में भी है, पाकिस्तान में शायद अभी नहीं आया, मगर हो सकता है कोई ऐसी कंपनी हो जो कि इस मॉडल पे काम कर रही हो। तो आप बेसिकली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो सब्सक्रिप्शन से, एनुअल सब्सक्रिप्शन से भी वो कमा रहे होते हैं, और जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है उसमें भी। तो लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं जी, उनको जो है ना डिलीवरी के चार्जेस नहीं है, वो क्योंकि सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चले गए। मगर क्योंकि वो कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, तो वो जो वेंडर जो सेल कर रहा है उससे जो है ना वो उससे भी ट्रांजैक्शन फी चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये दो मॉडल्स को जो है ना कंबाइन किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन को और ट्रांजैक्शन फी मॉडल को, दोनों को कंबाइन करके ये किया हुआ है। तो अमेजोन प्राइम या शॉपिफाई जो है ये एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है इस हवाले से। अच्छा जी, मार्केट प्लेस मॉडल क्या होगा, क्या एग्जाम्पल है इसकी कि जैसे हमने बात की कि एक तो जैसे अमेजोन है, जो कि पहले सूक डॉट कॉम था, तो ये एक मार्केट प्लेस इन्होंने दी हुई है, बाय और सेलर जो है ना सेल कर रहे हैं। आई थिंक गूगल का सेशन डिस्कनेक्ट हो गया, एक मिनट मैं जरा देख लूं। ओके ओके। जो टेलीग्राम पे है वो कंटिन्यू रखें, मैं गूगल के लिए एक दोबारा मीटिंग शेयर करता हूँ। अच्छा जी। अम, अम,
काइंडली जो जो ग्रुप से हैं, अगर उन लोगों को मिल गया लिंक तो प्लीज आगे शेयर कर दें। सारे ग्रुप पे मैं नहीं देख पाऊंगा, अगर आप लोग शेयर कर दें। वसीम भाई का ग्रुप अनलॉक है, ओके, ठीक है। ज्यादातर ग्रुप पे मैंने शेयर कर दिया है गूगल का लिंक, तो थोड़ा सा अलाउ कर देते हैं। लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जिन ग्रुपों में लिंक नहीं जा सका है, अगर किसी को इल्म में है तो वो प्लीज शेयर कर दे लिंक। मेरी कोशिश थी जितने भी ग्रुप से इनवाइट किया हुआ उन सब जगह पे मैंने लिंक भेज दिया है। 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि गूगल पे लोग कनेक्ट रहें, हो जाए ऑनलाइन। स्क्रीन शेयर कर दूं मैं। गूगल पे आप लोग आवाज सुन पा रहे हैं चैट पे, या वैसे जो है बता दें, थम्स अप कर दें। ओके ग्रेट, सही। अच्छा, ये जो है रिकॉर्डेड सेशन है तो कोई मसला नहीं है। अगर किसी का कुछ थोड़ा बहुत छूट भी रहा है तो इंशाल्लाह वो कवर हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये इतनी इंफॉर्मेशन है कि मतलब मैं भी याद नहीं कर पाया हूँ ये इंफॉर्मेशन, कि एक आउटलाइन होती है, क्वेश्चनियर होता है, और उसके अंदर जो है आप मतलब देख रहे होते हैं जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो ये लिखा हुआ आपको स्लाइड्स अवेलेबल है। और जब इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आप इसकी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, या अभी कोई कुछ लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो मतलब इसको बाय हार्ट याद नहीं करना है। सिर्फ ये है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ना वो चीजें मतलब समझ में आती चली जाएंगी, और वो जो है आप उस तरह से फिर करते रहेंगे। अच्छा जी, मार्केट प्रैक्टिस के हवाले से देख रहे थे, मार्केट प्लेस के हवाले से, तो ये हमने बात की थी कि इसके अंदर जो है आपका अमेजोन का मॉडल हो गया, ईबे का मॉडल हो गया, ये मार्केट प्लेस मॉडल है। अच्छा जी, मेंबरशिप मॉडल, स्पॉटिफाई प्रीमियम हो गया, हुलू हो गया, ये सारे मेंबरशिप मॉडल के ऊपर इससे जो है इनकी इनकम जनरेट हो रही होती है। अच्छा जी, एडवर्टाइजिंग और सब्सक्रिप्शन मॉडल, अब ये सारे जो है ना मतलब मुख्तलिफ मॉडल जो है ना कंबाइन करके भी कुछ कंपनीज जो है काम कर रही हैं। तो अगेन मतलब ये सारे मॉडल्स हैं और इनसे इनकम जनरेशन हो रही है, और कौन सा मॉडल कितना अच्छा है ये आपको देखना है, और उसके अंदर कंपटीशन क्या है ये आपको देखना है। डेटा मोनेटाइजेशन मॉडल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है, और गूगल, फेसबुक और मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो ये मॉडल भी जो है ना कंबाइन, मतलब मल्टीपल मॉडल्स के अंदर काम कर रही हैं, तो ये वन ऑफ द मॉडल्स ये भी वो जो है ना इन्होंने अडॉप्ट किया है। और डेटा से जो है ना ये जो कलेक्ट कर रही है इंफॉर्मेशन, और वो एनालाइज करती हैं, और उसके हिसाब से जो है ना फिर उससे वो इंफॉर्मेशन होना ही बहुत बड़ी बात है। अब जैसे अमेजोन पे जब आप लॉग इन करते हैं तो आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से जो है ना सारी जो है मतलब लिस्ट पता चल जाती है। कैसे? क्यों? वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आपका। गूगल पे आप जाते हैं तो आपको जो है ना उसके हिसाब से, इवन ईमेल के अंदर जो है ना आपको कभी कभी ऐड आ रहे होते हैं मुख्तलिफ चीजों में।
यूट्यूब पे आपकी मतलब के जो है ना वो एड्स आ रहे होते हैं, तो वो बेसिकली कुकीज मेंटेन कर रहे होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं और उसके हिसाब से आपको सजेशन दे रहे होते हैं। अच्छा है बुरा है मैं ये इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा, मगर ये मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। अच्छा फिर जो है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग आ जाती है। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग आप देख सकते हैं कि दुनिया की बिगेस्ट चेन कौन कौन सी है, जैसे कोको कोला है, आपकी जो है मैकडोनल्ड है, केएफसी है, ये सारे जो है ना फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं और एक अपनी इनकी लाइसेंसिंग है, भाई आप हमारा नाम यूज कर रहे हैं और ये एसओपीज है, इसके हिसाब से आपको चलाना है। तो मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर, सेवरल कंट्रीज के अंदर जो है इनका फ्रेंचाइज मॉडल चल रहा है। फिर रेंट टू ओन है, इसके अंदर रेंट सेंटर के नाम से कंपनी है और दूसरी कंपनीज हैं जो कि रेंट टू ओन मॉडल के ऊपर जो है ना काम कर रही हैं। क्राउड फंडिंग मॉडल है कि भाई आपने जैसे आई डोंट नो, मगर इंडिगोगो है, किक स्टार्टर्स हैं, ये सारे जो है ना क्राउड फंडिंग के ऊपर होते हैं कि एक इन्होंने प्रोडक्ट बना दी मिसाल के तौर पर, और फिर उसका डेमो दिखाया इन्होंने और फिर कहा कि क्राउड से मतलब जो पोटेंशियल इनके कस्टमर्स हैं उनसे कहा जी आप अगर हमें फंड करेंगे तो फिर आपको जो है ना ये प्रोडक्ट हम बना कर दे देंगे। और बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जो कि किक स्टार्टर के तौर पर शुरू हुई थी और आजकल बहुत अच्छे लेवल पे चली गई हैं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन गोप्रो भी यहीं से उठी थी और इस तरह की बहुत सी कंपनीज हैं जो कि आपको मतलब पता होगा या आप बता सकते हैं। अच्छा जी, रेड फ्लैग्स क्या है बिजनेस मॉडल के हवाले से। अब हमने रेवेन्यू स्ट्रीम देखी थी, मैंने आपसे कहा था कि जी प्राइमरी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए और ऐसा ना हो कि ये वन टाइम सेल्स के अंदर जो है ना इन्वॉल्व हो। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपकी सस्टेनेबल जो अगर रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं है, जो बिजनेस मॉडल अगर आप देख रहे हैं, अब अगर आप देख रहे हैं कि जी सब्सक्रिप्शन मॉडल है उसका, आपका नेटफ्लिक्स का, कि भाई ये सस्टेनेबल मॉडल है कि भाई लोग जो है ना सब्सक्रिप्शन करा रहे हैं और उसके हिसाब से चल रहा है। तो अब इसके अंदर भी बहुत सी कैविएट्स हो सकते हैं कि जैसे नेटफ्लिक्स पहले जो है ना लोग पासवर्ड वगैरह शेयर कर देते हैं, मैंने कभी यूज नहीं किया मगर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो फीडबैक मिला है कि जी वो पासवर्ड शेयर कर देते थे, फिर उसके बाद उन्होंने वो पॉलिसी भी मतलब लेकर आया कि जी पासवर्ड शेयर नहीं हो सकता, उसके अंदर उन्होंने कुछ किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो अब लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जो है ना सब्सक्रिप्शन ली है और स्पेशली कोविड में तो बहुत मतलब लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली थी। और ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत लो मार्जिन पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कंपनी का जो कैश फ्लो है सारा उसके अंदर इंड्यूस हुआ हुआ है और फिर जो है ना वो लोन लेकर जो है ना वो मतलब चलाना पड़ रहा है, मगर वो एक मतलब ये मॉडल लो मार्जिन मॉडल जो है ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकता। तो ये सारी चीजें मतलब जब आप देख रहे होते हैं कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है कि ये अच्छा बिजनेस मॉडल है या बुरा है, तो वो ये सारी चीजें आप जो है ना उसके अंदर देख रहे होते हैं। फिर हाई कॉस्ट, क्या ऐसा तो नहीं है कि बड़े इनएफिशिएंट ऑपरेशन हो। अब एक मिसाल के तौर पर एक रेस्टोरेंट है, वो बहुत नीच रेस्टोरेंट है, वहां पर कोई स्पेशल किस्म की जो है मछली आती है या स्पेशल किस्म के लॉबस्टर आते हैं, मगर और वही चीज जो है ना वहां पर चलती है और उसी की वजह से मशहूर है, मगर वेदर की वजह से या किसी और वजह से वो जिस मुल्क से इंपोर्ट कर रहे थे तो वो अब फ्रेश चीजें नहीं आ रही। मैं आपको बहुत ज्यादा नीश एग्जाम्पल दे रहा हूँ मगर आप इसी को ब्रॉडन कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशंस बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट हैं क्योंकि हो सकता है कि उसकी जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाए या वेदर की वजह से वो मसला हो जाए, तो वो पूरे बिजनेस को जो है ना डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये एज अ इन्वेस्टर हमें देखना चाहिए कि ये जो बिजनेसेस काम कर रहे हैं तो इनके ऑपरेशंस कितने एफिशिएंट हैं और फिर इनकी जो रिसोर्सेज हैं वो जैसे उनकी जो लेबर है या उनके जो रॉ मटेरियल है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इनकी फ्लक्चुएशन की वजह से ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस को बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट देना पड़ रहा हो। अब कुछ कंपनीज हैं जो कि गारंटी करती हैं कि जी हमें जो है ना हम फ्रेश चीजें देते हैं। अब मसला ये है कि जो कोई चीज प्रोवाइड करे, जैसे फ्रेश केक्स कंपनी देती है,
अब बिल फर्ज किसी वजह से, कभी वेदर की वजह से, कभी किसी वजह से जो है उसके केक्स नहीं बिक पाए, तो अब उनकी तो फ्लैगशिप मतलब वो उनका जो यूएसपी है वो ये है कि फ्रेश केक देते। तो क्या वो जो जितनी भी इन्वेंट्री है उसको जाया करेंगे? मिसाल के तौर पर, मतलब ये हम मिसाल डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना, मतलब आपको देखना है कि वो उनके जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरह से काम कर रहे हैं और उनकी क्या कॉस्ट आ रही है। फिर वीक वैल्यू प्रोपोजिशन के हवाले से बात करते हैं कि उनके कोई मतलब डिफ्रेंसिएशन है ही नहीं। आप प्रोडक्ट ए ले लें, प्रोडक्ट बी ले लें, एक ही चीज है। तो क्या डिफ्रेंसिएशन है? तो कस्टमर की क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड करें, ये हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो उस हवाले से कस्टमर मतलब उसकी डिसफैक्ट्री तो नहीं है, मतलब डिससेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है, मतलब कस्टमर नेगेटिव जो है ना फीडबैक तो ज्यादा तो नहीं बनने। एक हो सकता है कंपनी बहुत अच्छी हो और एक बहुत अच्छा लेकर चली हो। अगेन रेस्टोरेंट की मिसाल दे देता हूँ कि भाई एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा चल रहा था और लोग खुश थे, मगर इन दी एंड जो है उन्होंने अपनी प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए जो है फिर इन दी एंड जो है क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया। तो लोगों की डिससेटिस्फेक्शन बढ़ गई, और एक दफा जब कस्टमर आपसे डिससेटिस्फाई हो ना, तो फिर जो है वो बहुत मुश्किल होता है उसको अपने कस्टमर को मनाना। तो इस तरह से और भी चीजें हो सकती हैं, सिगरेट्स का भी हो सकता है, इस तरह से और भी दूसरे आइटम्स हैं कि क्वालिटी की वजह से या किसी और चीज की वजह से कॉम्प्रोमाइज किया कंपनी ने और फिर काम खराब हो गया। ऐसा तो नहीं है नीश मार्केट में काम कर रही है कंपनी और उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत कम हो। बाज दफा ऐसा लगता है आपको कि ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छा इसका प्रॉफिट आ रहा है, मगर हमें ये देखना चाहिए मार्केट शेयर उसका क्या है और कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। अगर इंडस्ट्री ही बहुत छोटी है, आगे हम बात करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडस्ट्री बहुत छोटी है, मार्केट शेयर उसका कम है, तो फिर वो कंपनी जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। हाँ, आप ट्रेड कर रहे हैं वो अलग चीज है, मगर ये कि लॉन्ग टर्म में जो है ना हम ये देख रहे होते हैं कि उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है कंपनी का। और ऐसा तो नहीं है डिक्लाइनिंग मार्केट है। अब इसकी बहुत सी मिसाल दे सकता हूं मैं, मगर मैं नहीं दे रहा यहाँ पर। मगर जैसे कुछ कंपनी थी पहले, टेक्नोलॉजी कंपनी थी, वो बहुत मशहूर थी, और बेसिकली उसके बाद जो नई कंपनीज आई तो वो चले मैं मिसाल दे देता हूँ। नोवेल की कंपनी थी, एक जमाने बड़ी मशहूर थी। जब विंडोज वाले आए तो वो नोवेल वाले जो ना बड़ा प्राउड फील करते थे कि यार हमारा तो मैच ही नहीं है। मगर फिर इन दी एंड ये हुआ कि नोवेल नेटवर्क जो है वो मार्केट से आउट हो गया और विंडोज जो है ना वो कामयाब हो गया। तो ये है। इसके अलावा और जो बहुत से डिक्लाइनिंग सेक्टर्स हैं एनर्जी के हवाले से जो है ना, मतलब एक कंसिडर किया जाता है कि भाई अब आगे आने वाला जो सिलसिला है वो फिर ईवीज के हवाले से है, या लोग जो है ना ये फॉसिल फ्यूल की तरफ से मूव होना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखना चाहिए। और इसका एक टाइमलाइन होता है, ये नहीं है कि कल से बंद हो जाएगा, नहीं मगर एक टाइमलाइन है कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या बिजनेस मॉडल है, और क्या टाइमलाइन है कि उसके बाद जो है ना ये डिक्लाइन की तरफ जाएगा। अच्छा जी। फिर जैसे एक टाइपराइटर की कंपनी थी, वो बहुत आला उस पर चल रही थी, मगर जब कंप्यूटर आया तो फिर वो साइडलाइन हो गई। तो इस तरह से बहुत सी कंपनियां हैं। अगेन ये कर्सर्स हैं, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं, ये एक आपको एक आउटलाइन दी हुई है। अच्छा जी, हाई बैरियर टू एंट्री, ये बड़ी अच्छी चीज है, मोड कहलाता है, इकोनॉमिक मोड कहलाता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई जो नए आने वाले हैं तो क्या उनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन है, और क्या किस तरह से वो जो है ना मतलब मार्केट में डिस्टरप्ट, वो कहलाते हैं ना डिस्टरप्टिव बिजनेस, किस तरह से जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। अगर वो मार्केट में कोई मतलब मीनिंगफुल चेंज नहीं ला रहे, तो वो बिजनेसेस फिर लॉन्गर स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं वो फिर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर कर जो है ना उनको किक आउट कर देते हैं। तो ये भी एक चीज है। फिर
कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स भी होते हैं, जो कि जो मतलब प्रीवियस जो कंपनीज हैं वो कंप्लायंस के हवाले से वो सारी चीजें होती है, मगर जो नए एंट्रेंट हो उनके लिए जो है ना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है रेगुलेटरी जो कवर करना। कुछ कंपनीज का जो है वो स्केलेबिलिटी का फिर मसला आ जाता है कि एक अच्छी वेबसाइट थी, बहुत अच्छा आप उससे मतलब जो भी उसके फंक्शन होंगे, मैं स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा, मगर जैसे एक सोशल मीडिया की वेबसाइट थी और आप उस पे जाते थे, बड़ा अच्छा था, और हर कोई उसके अंदर आना शुरू किया, पता चला वो वेबसाइट ही स्लो हो गई या उसमें इश्यूज आना शुरू हो गए। तो क्या वो स्केलेबल है? ऑब्वियसली टेक्नोलॉजीज कंपनी तो बहुत ज्यादा अडॉप्ट करती है इस चीज को, मगर इस यही जो एग्जाम्पल है आप अम, किसी और हवाले से भी देख सकते हैं। एक आइसक्रीम पार्लर है, वो उसकी एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, मगर जब लोग बढ़ना शुरू हो गए, कस्टमर बढ़ना शुरू हो गए, तो वो सर्विसिंग उनका जो है ना बहुत ज्यादा स्लो हो गया। तो इस तरह से और भी चीजें हैं। और फिर ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हैं कि भाई जब आप स्केलेबल होते हैं, स्केलेबिलिटी की तरफ जाते हैं, तो आपकी जो ऑपरेशंस पहले आप बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे थे वो फिर नहीं हो पाते। आपको हो सकता है कि एक सप्लायर बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है ना रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था, मगर जब आपने उससे मजीद डिमांड की तो उसकी कैपेसिटी नहीं थी वो प्रोवाइड करने के लिए। तो जब आप दूसरे सप्लायर के पास गए तो वो तो उसकी कॉस्ट अलग थी, तो फिर आपको जो है अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है ना वो चेंज करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी स्केलेबिलिटी चैलेंज में आ जाती है। हाई रिस्क में जो है आपकी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से जो भी हालात पैदा हो रहे होते हैं, तो वो भी एक बिजनेस रिस्क हो रहा होता है। और अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हो गया है, थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगा। अगर कुछ हम डिस्कस करना चाहें, माइक्रोफोन में कोशिश करता हूँ अलाउ करूँ। मैंने माइक्रोफोन खुले में, थोड़ा सा मुझे ब्रेक चाहिए, 1 मिनट, मैं बस पानी वानी पी लूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। ओके, मुझे जरा सा बताइएगा चैट के ऊपर कि चीजें बोरिंग तो नहीं हो रही, आप लोगों की कुछ लर्निंग हो रही है या नहीं? क्योंकि मैं बोले जा रहा हूँ मुस्तकिल, और मसला ये है कि हमारे पास सवाल देने का भी इतना टाइम नहीं है कि मैं सवाल दे सकूं, क्योंकि ये अभी आप जैसे ये 28 नंबर देख रहे हैं, तो मेरे पास आई थिंक प्रेजेंटेशन में तकरीबन 64 स्लाइड है, और ये खाली जो स्लाइड्स हैं ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के हवाले से हैं। तो कोशिश की है थोड़ा सा डीप जाऊं और एग्जाम्पल साथ में शेयर करता जाऊं। अगर बोरिंग होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसको फिर कोशिश करूं कि इंटरेस्टिंग करूं, या अगर मैं फास्ट पेस चल रहा हूं तो वो भी मुझे बताइएगा कि अगर इसको कंट्रोल करना है तो ठीक है। मैं अब थोड़ा कंटिन्यू करता हूं। अच्छा जी, ओके जी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंपनीज के हवाले से, जब आप कंपनीज को एवेल्युएट कर रहे होते हैं कि उनको क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं एक तरह से, किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज अ कंपनी, हाउ दे सेट अपार्ट दिस कंपनी फ्रॉम द राइवल्स, फ्रॉम द कंपटीशन, और किस तरह से जो है कंपनी सुपीरियर प्रॉफिट जो है जनरेट करेगी और अपना मार्केट शेयर जो है ना वो मेंटेन करेगी, और कस्टमर को जो है ना यूएसपी मतलब यूनिक जो है ना वैल्यू प्रोवाइड करेगी। अच्छा, इसकी दूसरी दूसरे तरीके से जो है ये मतलब डिफाइन किया हुआ है कि दी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज द की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द कंपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस, कि उसकी क्या यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कैपेबिलिटी है कंपनी की कंपेयर टू द अदर कंपटीशन। तो ये हम जब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर बात कर रहे होते हैं,
तो इसका जो बॉटम लाइन, मतलब वो एक जो सिंगल लाइन में कह सकते हैं कि जी, द एज दैट मैटर्स, कि कंपनी को क्या एज हासिल है दूसरे अपने राइवल्स के ऊपर। अच्छा जी, मुख्तलिफ किस्म के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकते हैं डिफरेंट कंपनीज को, तो हम वो डिस्कस करेंगे कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। कॉस्ट लीडरशिप, कि कॉस्ट के ऊपर जो है ना, अगर आप कॉस्ट लीडर है, मतलब उसमें आपको लीडरशिप हासिल है, तो मतलब वो क्या है कि जी, आपकी जो कॉस्ट रिडक्शन है वो इतनी कम, आप कम कॉस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं कि बाकी जो है ना वो नहीं उसको मैच कर पा रहे, तो ये आपकी जो है ना एक आप लीडरशिप रोल में है कॉस्ट के हवाले से। या आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं कि आप बल्क में जो है ना इतना आइटम बना सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो आपका मैच नहीं कर सकता। अब कहा जाता है अरामको का जो पर बैरल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू यूएस के जो ऑयल एक्सप्लोरर्स हैं और ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज हैं। तो एक मिसाल है। और इसी तरह से जो है मुख्तलिफ कंपनीज की जो है ना वो कॉस्ट लीडरशिप के अंदर जो है ना वो होंगी, तो वो आपको देखना है कि ये जो कंपनी है आप जिसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या क्या वो ये कॉस्ट लीडरशिप में आती है या नहीं आती। अगर वो उसमें नहीं आती तो फिर वो डिफरेंशिएशन क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या उसकी यूएसपी है, क्या यूनिक वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर रही है कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। उसकी जो ब्रांड इक्विटी है वो क्या है, क्या मतलब वो ब्रांड प्रीमियम ब्रांड है, क्या वो ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली जो नीश मार्केट में ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ, प्राडा वगैरह और ये सारी, तो ये जो है अब उनकी एक ब्रांड इक्विटी है जिसकी वो चार्ज कर रहे होते हैं प्राइस। एप्पल अपना क्या कहते हैं, उसके अंदर हाई, उसके अंदर डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को बाकियों से, तो वो उसके चार्जेस ले रहा होता है। फोकस क्या है उनका, नीश मार्केट है, नीश मार्केट में वो किस तरह से केटर कर रहे हैं अपने सेगमेंट को, और वो मेंटेन कर रहे हैं, और प्लस उसके अंदर ग्रोथ है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आप देख रहे होते हैं। कस्टमर से कितना वो, मतलब उनकी जो क्लोजनेस है, क्या किस तरह से वो बॉन्डिंग उनकी है कस्टमर से, कस्टमर को वो मतलब किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। अब ये मतलब उनको पर्सनलाइज सोल्यूशन दे रहे नहीं दे रहे। अब ये अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी हो सकती है। मगर कुछ कंपनीज इस तरह से काम कर रही हैं कि वो फोकस पे काम करें, कुछ कंपनीज डिफरेंशिएशन पैदा करें, कुछ कंपनीज कॉस्ट लीडरशिप पैदा करें। तो ये डिफरेंट जो है ना टाइप्स हैं, जिसकी बेस के ऊपर जो है कंपनीज जो है ना वो डिफरेंशिएट करती हैं बिटवीन ईच अदर। और मेरी कोशिश है इसमें एग्जांपल्स आपसे शेयर करूंगा मैं। फिर इनोवेशन की तरफ आ जाते हैं कि जी, क्या कंपनी इनोवेट कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन लेकर आ रही है ताकि एक डिफरेंस पैदा करे, नई मार्केट्स क्रिएट करे अपने लिए, डिस्ट्रप्शन पैदा करे। तो वो एक है। फिर टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है कि भाई ये कंपनी जो है ना इसका जो टेक्नोलॉजी है यार वो तो बहुत ही बेहतरीन है, मतलब वो एक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के अंदर जो है वो चीज़ आ जाती है। आगे चल कर देखते हैं नेटवर्क इफेक्ट क्या है। नेटवर्क इफेक्ट में जो है आपका अ, मतलब जो आपकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप अपनी ड्यू टू द बिग नेटवर्क आप जो है ना उसको सेल कर पा रहे हैं, उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। एसटीसी की एग्जांपल है, वो नेटवर्क इफेक्ट में आती है। कस्टमर एक्विजिशन जो है आपका वो इसके ऊपर जो है नए कस्टमर जो है ना अटैक होते हैं। अब एक कंपनी एक काम कर रही है ऑलरेडी और उसमें जब वैल्यू एडिशन लेकर आ रही थी, अपनी मजीद प्रोडक्ट लेकर आ रही होती है, क्योंकि उसका एक बड़ा नेटवर्क होता है तो उसके हवाले से जो है उसकी मतलब कस्टमर जो है वो सर्विसेज भी अवेल कर होते हैं। एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जी रॉ मटेरियल आप किस तरह से मिल सकता है। अब आरामको की इसमें एग्जांपल है कि भाई उनको एक्सेस है यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री मतलब रिसोर्सेज का। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्या आपको रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपने किन किन से की हुई है जिससे जो है आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सऊदी एयरलाइन की एग्जांपल है, हम देखेंगे पाकिस्तान की भी कंपनीज की देखेंगे इसके अंदर।
रेपुटेशन कंपनी की क्या है, उसकी क्या ट्रस्ट है, कस्टमर लॉयल्टी क्या है। तो ये एक बहुत मायने रखती है। कस्टमर लॉयल्टी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के हवाले से है, और ब्रांड की रेपुटेशन इज वन ऑफ द थिंग्स। अच्छा जी, हम कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में सऊदी अरब की कंपनीज को देख लेते हैं। कॉस्ट लीडरशिप में आपकी साबिक है कि भाई वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे काम कर सकती है। उन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और एक तो वो पेट्रोकेमिकल के अंदर जो है बेहतरीन काम कर सकती है। फिर आपका जो है सऊदी अरामको है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी जो पर बैरल कॉस्ट बहुत कम है। तो इसके अलावा डिफ्रेंसिएशन में आप देख लें कि अलमराई है उनकी एक मतलब हाई हाइजीन, मतलब हाइजीन और इनोवेशन के हिसाब से जो डेली डेयरी प्रोडक्ट में वो काम कर रहे हैं। तो वो एक मतलब पूरे गल्फ के अंदर जो है चीजें सप्लाई कर रहे हैं। रेड सी कंपनी है, अच्छी है बुरी, मतलब ये मैं इसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं कर रहा, मगर जैसे अब रेड सी कंपनी है, डेवलपमेंट कंपनी है, तो ये लग्जरी और एक सस्टेनेबल और कल्चरल हेरिटेज को जो है ना वो आगे पोर्ट्रे कर रहे होते हैं अपनी। तो इसके अलावा फोकस के हवाले से जदवा इन्वेस्टमेंट है, सऊदी अरब की बात कर रहे हैं कि वो हाई नेटवर्थ की क्लाइंट्स के ऊपर जो है ना वो काम कर रही होती है। इसी तरह से अलमराई का भी यही है कि जो वो डेयरी और फूड इंडस्ट्री है, अब उन्होंने पोल्ट्री में भी शामिल कर लिया है, फिश के हवाले से भी शुरू हो गया है। तो ये अपनी उसी को जो है ना मतलब एक पूरा बढ़ता जा रहा है, एक पैरामिड बनता जा रहा है। तो वो चीजें हैं। फिर इनोवेशन के अंदर जैसे करीम है, उबर है, आपका सूप.com, मतलब व्हाट आई रिमेम्बर इज द फर्स्ट कंपनी हियर के वो जो है ना एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म लेकर आई थी, और वहां से जो है वो अमेजोन ने जो यूएस है उसने एक्वायर कर लिया उनको। तो एक बहुत बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म जो था वो उन्होंने बनाया, और उसके हवाले से जो है ना उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। अच्छा, जैसे मैंने बताया नेटवर्क इफेक्ट के अंदर, ये इफेक्ट के अंदर ये जो एसटीसी है, तो ये एसटीसी आ गई, करीम आ गई, ये सारे जो है नेटवर्क इफेक्ट में आ गई। एक्सेस टू रिसोर्सेस, अब जैसे सऊदी अरामको है, इसको वाइड मतलब ऑयल रिजर्व इजली मतलब एक्सेसिबल, तो वहां से जो है ना एक मतलब यानी आपको जो है ना कॉम्पिटिटर्स को वो एडवांटेज ही नहीं है जो सऊदी अरामको को एडवांटेज है। तो वो वाली बात है। फिर सामा की ये ऑब्वियसली ये कमर्शियल एंटिटी नहीं, मगर ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और मतलब इनको तमाम बैंकिंग के ऊपर जो रेगुलेशन है वो आप पास ऑन कर सकते हैं। अच्छा, रेपुटेशन, अल राजी बैंक हर कोई जानता है, जो सऊदी अरब में वो हर बंदा अल राजी बैंक को जानता है, और एक ट्रस्ट और उनकी रेपुटेशन है। और वो जितने भी इंडिविजुअल हैं, लोन हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, ज्यादातर का जो है ना अल राजी में खुला हुआ है। तो ये चीज है। फिर सऊदी एयरलाइन, बहुत बड़ी रेपुटेशन है उनकी, और एक लॉन्ग स्टैंडिंग उनका जो रेपुटेशन है वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया उन्होंने। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर क्या हो सकता है? पाकिस्तान के अंदर जो है कॉस्ट लीडरशिप में जो है आपका एंग्रो कारपोरेशन जो है वो आ जाता है। फर्टिलाइजर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर के अंदर है। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं। निशात मिल्स हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस और इनका जो कॉस्ट इफेक्टिव रॉ मटेरियल सोर्सिंग है वो उनकी बड़ी अच्छी है। अच्छा, ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, या मैंने जहां से रिसर्च की वहां से हो सकता है आप इससे एग्री ना करते हो। सिर्फ ये एग्जांपल्स हैं, और अच्छी बुरी ये भी मैं नहीं कह रहा, मगर बस ये एक मॉडल्स को जो है ना हम डिस्कस कर रहे हैं, हम एडवांटेज को डिस्कस करेंगे क्या एडवांटेज होता है। अब डिफरेंशिएशन के अंदर जो है सिस्टम्स लिमिटेड है कि जी वो आईटी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस, ये बहुत पुरानी कंपनी है आईटी की, और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। फिर दराज का आ गया। अम, अच्छा, फोकस के अंदर जो है एंग्रो पावर जनरेशन जो है वो उसके ऊपर फोकस कर रही है, और इनके जो नेचुरल गैस, ये सारी एग्जांपल्स हैं। आप 10 और एग्जांपल्स ले सकते हैं। ऑक्टोपस आया, आपने देखा क्या जबरदस्त ऑक्टोपस पहले चला है जब ये आईपीओ के बाद आया था, और आई थिंक ये वाहिद आईपीओ था जो बहुत अच्छा कामयाब गया था। बाकी तो सारे आईपीओ बैठ गए थे शुरू शुरू में। तो ये इंडस्ट्रियल आईओटी के ऊपर काम करते हैं, और ये इनकी यूनिक सर्विसेज हैं, एक नीश मार्केट है इनकी पाकिस्तान के अंदर। तो तो इनको उसके अंदर एक मतलब कंपटीशन में जो है ना फौकियत हासिल है। इनोवेशन जैसे जैस कैश आया था, अब तो खैर फिनटेक बहुत सारी कंपनीज आ गई, मगर शुरू में जो जैस कैश था
जहां तक मेरी नॉलेज है। अगर कोई किसी और को कुछ और पता है तो वो हो सकता है बता दे। अच्छा जी, टेलीनॉर पाकिस्तान 3G 4G के अंदर सर्विसेज, ये इनकी बहुत ज्यादा इन्होंने मतलब मार्केटिंग वगैरह कर कर जो है शुरू की थी, ये इनोवेशन के हवाले से। नेटवर्क इफेक्ट में दराज आ गया, अगेन जैज आ गया, मतलब ये सारी चीजें बढ़ती जाती है ना नेटवर्क के अंदर। फिर ये एक्सेस टू रिसोर्सेज, एंग्रो कॉरपोरेशन को, नेशनल फूड को, एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत ज्यादा एक्सेस है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू जो है ना वो एडवांटेज है उनको। फिर ट्रस्ट, जैसे अल्लाजी बैंक पाकिस्तान, वो सऊदी अरब में, पाकिस्तान में हबीब बैंक है, निजान बैंक अभी आ रहा है, नेशनल बैंक है, एक मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग उनका है, और मतलब उनकी एक रेपुटेशन है। अच्छा जी, कॉम्पिटिटिव, इसको हम जल्दी से चलाएंगे, मगर ये एक बड़ी अच्छी चीज है। कुछ जो लोग यूएस जाते हैं या यूएस में काम करते हैं उनको पता है कि वॉलमार्ट जो है लो प्राइस मतलब अनबिलीवेबल प्राइस जो मिलते हैं, और एफिशिएंट जो सप्लाई चेन है वो वॉलमार्ट से आपको मिलती है, तो वो कॉस्ट लीडरशिप में आते हैं। रायन एयर है, यूरोप में आप कहीं भी चले जाएं आपको बहुत चीप टिकट्स मिलते हैं, तो ये कॉस्ट लीडरशिप के हवाले से है। एप्पल, अपने जो यूजर एक्सपीरियंस है इनका अनमैच्ड है, मतलब उसके हवाले से ये बहुत ज्यादा मतलब इन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया है और उसमें जो है ये कमा रहे हैं। तो मतलब ये सारी जो है ना इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। टेस्ला है, ईवी के हवाले से हर कोई जानता है, जि, जिसको पता है कि ईवी क्या है उसको टेस्ला का नाम पता है। तो ये सारे जो है ना इन्होंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल किए हैं दूसरों पे। टिफनी लग्जरी ज्वेलरीज के अंदर आता है, इन्होंने एक नीश मार्केट बनाई हुई है, उसके अंदर है। रेड बुल, हर हर बंदे को पता है कि रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक है, और ये एथलीट्स जो है ना यूज करते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, अगर प्रोडक्ट का नाम बताते ही लोग रिकग्नाइज करते हैं तो बेसिकली ये इन्होंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल किया हुआ है। और एक नीश, जैसे अब इन कंपनीज ने एक नीश मार्केट पकड़ी हुई है और उसके अंदर ही जो है ना इन्होंने अपनी सेल्स को ग्रो किया है और उसके अंदर मजीद बढ़ाते चले आ रहे हैं। इनोवेशन के अंदर टेस्ला का है कि भाई अब ईवी पहले लेकर आए, फिर उसके बाद अब जो है ना वो ड्राइवर फ्री जो कहलाता है, कंप्यूटर बेस्ड ड्राइविंग, उसके हवाले से। गूगल नोन है कि गूगल की जो सर्विसेज है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, उसके क्लाउड, इसका एंड्रॉइड वगैरह, ये सब ये इनोवेशन के अंदर आ जाता है, कंपटीशन के अंदर, एडवांटेज के अंदर। फिर इसके अलावा नेटवर्क इफेक्ट में फेसबुक हो गया, एयरबीएनबी हो गया, ये नेटवर्क इफेक्ट्स में आता है। एक्सेस टू रिसोर्सेज में एप्पल जो है वो है कि एप्पल को जो है ना वो मुख्तलिफ सप्लायर जो है इजीली अवेलेबल हैं, जो जहाँ से जो है वो कमा रहा है, मतलब अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसको चीप करके जो है वो बेच रहा है। आपका जो है पहले चाइना से सोर्सिंग की फॉक्सकॉन के थ्रू, अब जो है इंडिया में आ गया। तो मतलब सप्लायर्स हैं इसके बहुत से। अच्छा जी, फिर रेपुटेशन के अंदर और ट्रस्ट जो बिल्डअप किया हुआ है, कोको कोला साल साल से लोग यूज कर रहे हैं, जॉनसन एंड जॉनसन है, ये सारी यूएस के मार्केट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर? लैक ऑफ डिफरेंशिएशन यानी आप कुछ अलग बना ही नहीं रहे, कॉमोडाइज प्रोडक्ट है। अब एक दूध है और नाजिक भी बेच रहा है, अलमराई भी बेच रहा है, तो अगर आपने डिफरेंशिएशन पैदा नहीं किया तो वो फिर कमोडिटी है, तो उसके अंदर आपकी कोई वैल्यू नहीं है आपको आ रही। इसी तरह से और भी कंपनीज हैं जो कि मतलब दूध के प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें, तो क्या आप यूनिक क्या डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, वो उसके ऊपर बात हो रही होती है। अच्छा जी, वीक ब्रांड, आपकी जो एक नेगेटिव परसेप्शन अगर किसी हवाले से भी पैदा हो जाए, मैंने आपको बताया कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो या फिर आपकी प्रोडक्ट तो अच्छी है मगर उसकी ब्रांड रिकग्निशन नहीं है, तो वो भी एक चैलेंज है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के हवाले से। और आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर आपने टाइमली जो है अपना आईपीस नहीं लिए तो वही जो आपका मॉडल है वो कोई और रिपीट करोगा, तो सारी मेहनत आपकी, सारी इनोवेशन आपकी, मगर वो जो है ना फिर आगे यूज हो जाएगी। तो अक्सर कंपनीज ये होती हैं, अगर कुछ लोग वो देखते हो शार्क टैंक के हवाले से,
मैं मेरी उससे बहुत ज्यादा लर्निंग होती है। तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर वो पूछते हैं कि आपके पास आईपीज हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट वो लेकर आते हैं, और वो यही सवाल हो रहा होता है कि यार आईपीज आपने अप्लाई की या नहीं की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जो है ना उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो। नहीं है तो फिर वो रेड फ्लैग है आपके पास, क्योंकि वो फिर वही मॉडल कोई और कर रहा होगा और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको रोक नहीं पाएंगे। अच्छा जी, नेटवर्क इफेक्ट्स आपके मतलब जो नेटवर्क है उसको डिस्टर्ब हो रहा हो, वो डिक्रीज हो रहा हो, कस्टमर एक्विजिशन आपकी बढ़ती जा रही हो, तो ये एक बड़ा मसला है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के अंदर जो है आपका चैलेंज आ रहा है, जैसे मैंने बताया कि भाई आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकें, उसके अंदर आप स्ट्रगल कर रहे हैं सप्लायर की वजह से, या आपकी और मतलब वेयर हाउस नहीं है जहां पर आप स्टोर कर सकें प्रोडक्ट को, तो वो एक है। जापान में एक मॉडल शुरू हुआ और उसके बाद फिर दुनिया भर में जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो बेसिकली वही है कि जब आपकी कार की जो असेंबलिंग हो रही होती है उसी वक्त जो सप्लायर की सप्लाई आ रही होती है, वो सारी चीजें होती हैं और वो कार बनकर निकल जाती है। तो ये इसके ऊपर आप देखिएगा यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है, तो वो एक जस्ट इन टाइम मॉडल भी होता है। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है ना आपके बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छे एफिशिएंट ना होने की वजह से जो है ना कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक के अंदर जो है ना नुकसान होता है, या उनको ज्यादा कॉस्ट पड़ती है, जिसकी वजह से जो है उनकी जो ओवरऑल कॉग्स है वो बढ़ जाता है, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स गुड, तो वो उसमें जो है ना इफेक्ट आता है। जब फाइनेंशियल रेशियो देखेंगे तो उसके अंदर फिर ये कॉस्ट आएगी। अच्छा जी, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इनएफिशिएंसीज जो है ना वो अगर है आपकी कि भाई आपके जो अ, एक ऑपरेशन है वो किस तरह से आप उसको एफिशिएंट हाईली एफिशिएंट बनाते हैं, तो अगर एफिशिएंट नहीं है तो ये मसला है। आप मैंने एक कंपनी में काम किया, जापानीज कंपनी थी पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे याद है कि हमारा हर साल जो है ना एक आला मयार सर्कल होता था। हो सकता है कि कुछ लोग वेंडर साइड पे हो तो उनको याद हो, या अभी भी वो लोग कर रहे हो। तो बेसिकली क्या करते थे हम, मतलब ये ऐलान करते थे कंपनीज के अंदर कि भाई अपनी कंपनी में कि भाई आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं आप उसको एफिशिएंट बनाएं, और उससे जो है कॉस्ट सेविंग हो। और फिर ऑब्वियसली वो लोग जो है मुख्तलिफ टीम्स के अंदर वो काम करते थे, पूरे साल उसके ऊपर काम करते थे, और फिर हमारे यहाँ जो है ना वो एक एनुअल वो होता था, वो प्रेजेंट करते थे कि जी हमने इतने लाख रुपए जो है उसके अंदर सेव किए, और फिर उसके बाद जो है ना जिसकी जितनी सेविंग होती थी उसके हिसाब से रैंकिंग होती थी, उनको ट्रॉफीज मिलती थी, उनको बेनिफिट्स मिलते थे। तो ये अच्छी कंपनीज इस तरह से काम करती हैं। तो अगर आप जानते हैं कि ऐसा कल्चर है किसी कंपनी में तो डेफिनेटली वो सक्सीड होगी। मैं जानता हूँ कि मैंने जिस कंपनी में काम किया वो माशाल्लाह आज बहुत आगे है, और हर हर जगह पर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर है, एनर्जी सेक्टर के अंदर है, तो इस तरह से टैलेंट शॉर्टेज जो है ये भी एक रेड फ्लैग है कि आपके जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं वो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और लैग करते हैं, तो फिर उसकी वजह से जो है आपकी इनोवेशन है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये मतलब रेड फ्लैग्स में आता है जो कि आपको देखना चाहिए। अब हम इंडस्ट्री एनालिसिस की तरफ जाते हैं, और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, होपफुली कि हम इसको कवर कर पाएंगे। अच्छा जी, इंडस्ट्री एनालिसिस में जो है ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटिक मतलब ये क्रिटिकल कंपोनेंट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के हवाले से। बेसिकली क्या है कि अगर आप प्रॉपरली इंडस्ट्री को एनालाइज कर कर अपनी कंपनी सेलेक्ट करते हैं, तो मतलब दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल कि आप जो इंडस्ट्री पिक कर रहे हैं क्या वो इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या इस तरह से वो है कि आप जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी मुझे 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल रखनी है, तो क्या ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ है या नहीं है, या इंडस्ट्री ही इतनी छोटी है कि आपकी जो कंपनी है जिसका जो एक मार्केट शेयर होगा वो मतलब उसकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो नहीं हो पाई। तो दो केस स्टडी मैं इसमें डिस्कस करूंगा।
इंशाल्लाह होपफुली आपको अच्छी लगेगी। अच्छा जी, इंडस्ट्री एनालिसिस, ओके, ये एक और तरीके से उसको डिफाइन किया हुआ है। तो इन दी एंड जो है, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, मतलब ये इसकी टैगलाइन है। अच्छा, की एरियाज क्या है इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर जो हमको देखने चाहिए जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ देख रहे होते हैं? तो जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, कि मार्केट साइज क्या है और उसकी ग्रोथ क्या है। ऐसा तो नहीं है आप बहुत ज्यादा नीश मार्केट में चले गए कि उसकी मार्केट ही बहुत छोटी है, और या ये समझ लें कि एक उसकी लिमिटेशन है कि भाई इतने लोग हैं, इसके मतलब इसके बाद आप वो प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते मार्केट के अंदर। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि उसकी बात उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड है, यानी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उसकी ग्रोथ जो है वो रहेगी उस सेक्टर के अंदर। आपके मोबाइल हो गए, आपकी कार, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, बाइक्स हो गई, तो ये पॉपुलेशन से लिंक्ड है। मगर बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो मतलब लिंक नहीं है पॉपुलेशन से, और वो फिर डाइंग इंडस्ट्री है, उसकी मेच्योरिटी आ चुकी है या मेच्योरिटी आने वाली है। तो वो क्योंकि हर इंडस्ट्री का एक लाइफ साइकिल होता है। फिर कभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से वो भी शेयर कर लूंगा। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ऐसा तो नहीं है वो हैविली मतलब कंपटीशन हो उसके अंदर, क्योंकि जब हैवी कंपटीशन होता है तो फिर तब भी जो है एक बड़ा मसला है, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जो है ना फिर मसला होता है। और फिर मार्केट शेयर जो है, जिस कंपनी को आप पिक कर रहे हैं उसका मार्केट शेयर क्या है। अगर स्मॉल मार्केट शेयर है तो हो सकता है कि ऐसा ना हो कि बड़े जो मतलब हैवी हो मार्केट शेयर, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम करके जो है ना आउट कर दें आपको, यानी इस कंपनी को। फिर इंडस्ट्री ट्रेंड जो है वो क्या चल रहा है, कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है उसके अंदर, और इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है, कि इन्फ्लेशन वगैरह के हवाले से जो है वो इंडस्ट्री कहीं ऐसा तो नहीं है इम्पेक्टेड हो। अब जैसे पेट्रोकेमिकल है आपका, और इसके अलावा सीमेंट का है, ये काफी जो है ना इकोनॉमिक ट्रेंड से लिंक्ड है। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो फिर लोग जो है ना कंस्ट्रक्शन कम कर देते हैं, महंगाई बढ़ती है तो आपकी जो ओवरऑल पहिया है वो स्लो हो जाता है इकोनॉमी का। तो अब जैसे पेट्रोकेमिकल की जो है ना ब्लेम जा रहा है कि जो चाइना में जो है ना वो स्लो है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसकी वजह से ऑयल की कंजम्पशन और आपकी जो पेट्रोकेमिकल्स की कंजम्पशन है वो डिस्टर्ब हुई हुई है। तो इस तरह से है। अच्छा जी, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर जो है आपके मेजर प्लेयर्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं कंपेयर टू द, ये हमने पहले भी बात की है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं जरा सा तेज चल रहा हूँ क्योंकि अब हम 8 बजे की तरफ जा रहे हैं। तो हमें सेशन जो है ना मतलब 5-10 मिनट में क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कुछ और कमिटमेंट भी है, मगर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। एनीवे, कस्टमर एनालिसिस जो है, आपको वो देखना है कि इसकी जो इंडस्ट्री है और उसकी जो कस्टमर की जो नीड्स है वो मीट हो रही है नहीं हो रही, इंडस्ट्री जो है मीट कर पा रही है नहीं कर पा रही। कस्टमर कुछ और चाह रहे हैं, इंडस्ट्री जो है किसी और तरफ जा रही है, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इसके अंदर। अम, इसके अंदर कस्टमर सेगमेंटेशन के हवाले से है, और सेटिस्फेक्शन, ये सारे जो है ना इसके अंदर कस्टमर एनालिसिस के हवाले से हम बार बार इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सप्लायर जो है उसके क्या है, ऐसा तो नहीं है वो हैविली जो है सप्लायर जो है बाहर बैठे हो और उनको इंपोर्ट की कॉस्ट आ रही हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि जो उसके जो सप्लायर्स हैं वो किस तरह से अवेलेबल हैं। और वो अब हमने देखा था जब डॉलर का मसला था तो पाकिस्तान में जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो बंद होना शुरू हो गई थी कि जी हमारे पास पार्ट्स ही नहीं है, हमारे पास नॉकडाउन किट्स ही नहीं है। तो वो ये सारी चीजें बड़ी मायने रखती हैं। अ, फिर बार्गेनिंग पावर जो है, आप पता चला XYZ सप्लायर के साथ है और वही जो है सप्लायर है, उसी के ऊपर आप रिलाई कर रहे हो और किसी वजह से जो है उसने अपने पैसे बढ़ाए, तो फिर आपके ओवरऑल जो है ना प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो कॉस्ट उसकी बढ़ गई। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है।
थ्रेट्स फॉर न्यू ट्रेंड के भाई जो नए आने वाले हैं उनके लिए क्या बैरियर्स है, मतलब ये मोड के हवाले से है। मैं कभी शेयर करूंगा आपसे कि इकोनॉमिक मोड जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके लिए एंट्री जो है ना इतनी मुश्किल होती है। अब कुछ ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर जो है ना एसेट बहुत ज्यादा हैवी एसेट चाहिए होते हैं, तो उसमें जो है फिर न्यू एंट्रेंट्स जो है ना बहुत आसानी से नहीं ऐड हो सकते। तो जो एसेट लाइट इंडस्ट्रीज हैं हम देखेंगे उसके अंदर फाइनेंशियल इश्यूज के अंदर भी कि एसेट लाइट इंडस्ट्रीज है उसमें जो है काफी इंट्रेंड्स होते हैं, मगर जो एसेट हैवी इंडस्ट्रीज है उसके अंदर फिर बड़ा मसला होता है न्यू इंट्रेंड्स का। अच्छा जी, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है? मतलब ये भी एक थ्रेट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जी आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जो कि आपकी प्रोडक्ट को जो है जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है या उसकी एक्चुअली पूरी प्रोडक्ट लाइन है उसके हवाले से जो है एक मसला आए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आई थिंक मैसेज आया है मुझे इसके हवाले से। एनीवे मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को कवर करूं, इसमें एग्जांपल्स हैं, अभी एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा जी, ये जो है एक, अब मैंने इंडस्ट्री एनालिसिस एज पर द ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट, अब जो हमने कॉन्सेप्ट देखे अब उसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, अब वो हम डिस्कस करते हैं। अब हमने देखा था कि जी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, मार्केट साइज और ग्रोथ, तो अब स्मार्टफोन के हवाले से अब हम ये देख रहे हैं कि भाई स्मार्टफोन के अंदर स्टेडी ग्रोथ है। क्यों? पॉपुलेशन, हमें पता है कि भाई नई जनरेशन आ रही है और उनको स्मार्टफोन की जरूरत है, तो कंटिन्यूस ग्रोथ है इस इंडस्ट्री के अंदर, कंटिन्यूस ग्रोथ है। और ये बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, मतलब तो अगर हम इस इंडस्ट्री को उठाकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो हमें इतना तो पता है कि भाई एक तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, हो सकता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बन जाए आगे फ्यूचर के अंदर, और इसके अंदर कंटिन्यूस ग्रोथ है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। फिर कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं ये हमें देखना जरूरी है कि भाई ये जो मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं वो एप्पल है, सैमसंग है, Xiaomi है, हवावी है। तो छोटे कॉम्पिटिटर्स तो फिर बहुत सारे हैं, मगर ये कि ये जो है मेजर कॉम्पिटिटर्स है, इसमें हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ठीक है। अच्छा जी, मार्केट शेयर जो है, मेजर मार्केट शेयर किसके पास है? एप्पल और सैमसंग हो गया, उसके पास है। Xiaomi भी टक्कर दे रहा है। तो ये चीजें जो है हमें, जब हम अपना एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो फिर ये चीजें हम देख रहे होते हैं कि अच्छा जी हमें स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्ट करना है तो हम किस तरह से शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, अब इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है कि भाई कैमरा भी इसके अंदर आ जाए, इसके अंदर बेहतरीन प्रोसेसिंग पावर आ जाए। अब नया ट्रेंड क्या आ गया कि एआई भी आ जाए। अभी हम सब ये अब स्मार्टफोन की ही बात हो रही है कि स्मार्टफोन में क्या क्या चीजें चल रही हैं, किस तरह से हम इंडस्ट्री को देख रहे हैं। तो इंडस्ट्री ट्रेंड के अंदर जो है वो आ गया कि भाई अब एआई भी जो है, अब आप देखेंगे लोग मार्केटिंग, मतलब बड़ी कंपनी जो है मार्केटिंग कर रही है कि जी हमारे स्मार्टफोन में एआई टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर जो है फोटोज भी खींच रहे हैं, उसको ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं, उसके अंदर कलरिंग का जितना भी वो है सिलसिला। फिर रेगुलेटरी जो चेंजेस हैं वो क्या है, गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस कर रही है, क्या प्रिवेसी के हवाले से, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो किस तरह से टैग करके जा रही है स्मार्टफोन इंडस्ट्री। इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं है डाउन टर्न है। अगर डाउन टर्न होगा, इकोनॉमिक डाउन टर्न, तो फिर जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है वो स्मार्टफोन पे कम होगी। मगर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है, एक इकोनॉमी फ्लोरिश कर रही है, तो ऑब्वियसली फिर लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ना मतलब स्मार्टफोन के मॉडल्स खरीदेंगे, हायर एंड मॉडल्स खरीदेंगे। अच्छा जी, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के हवाले से क्या क्या, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स अब मेजर जो है स्मार्टफोन मार्केट के अंदर है, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। एप्पल जैसे पहले भी बात हो चुकी है जी, उनका ब्रांड रेपुटेशन है, उनका एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है कि आपको चार्जर भी उसी का चाहिए, आपको पॉड्स भी उसी के चाहिए। तो सैमसंग जो है उनके पास वाइड रेंज है और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग है, तो ये उसमें उनको जो है ना एडवांटेज हासिल है सैमसंग को, कि आपको 1000 का चाहिए, 1000 रियाल का मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान में और अमाउंट होगी। तो अगर आपको 1000 का चाहिए तो भी आपको सैमसंग मिल जाएगा, 3000 का 4000 का चाहिए तब भी मिल जाएगा। तो फिर कॉम्पिटिटिव प्रेशर क्या है, कि
कितनी प्राइस वॉर जो है ना, वो कितनी इंटेंस प्राइस वॉर हो रही है, और वो जो कंपनी है वो किस तरह से सरवाइव कर रही है। अच्छा जी, कस्टमर नीड और बैटरी और प्रेफरेंसेस क्या है। अब जैसे लोग जैसे कस्टमर को स्मार्टफोन के अंदर कैमरे की क्वालिटी बेहतरीन चाहिए, अब खत्म हो गया वो डीएसएलआर वाला जमाना, खत्म हो गया। मैं भी ले लेके जाता था जब हम जाते थे किसी भी कंट्री को विजिट करते थे, अब सारा जो है ना फोन पे कन्वर्ट हो गया है। तो वो है, परफॉर्मेंस है, बैटरी लाइफ है कि भाई बैटरी लाइफ जो है ना बेहतरीन होनी चाहिए, और डिजाइन, बड़े अच्छे डिजाइन के जो है ना वो कस्टमर डिमांड करते हैं, तो वो है। कस्टमर सेगमेंटेशन है कि अब जो बिजनेस ओनर है उनको एक खास किस्म का चाहिए। और आपने देखा था पहले ब्लैकबेरी, हर बिजनेस ओनर जो है ना वो उसको चाहिए था ब्लैकबेरी। अब वो कंपनी खत्म हो गई, मगर उस जमाने में वो बड़ा उन्होंने मतलब बनाया पैसा। फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हवाले से जो है कस्टमर कितना सेटिस्फाई, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होती है। अगर वो खुश होगा तो वो अपने भाई को, बहन को, वाइफ को वो वही मोबाइल दिला रहा होगा। सप्लायर एनालिसिस, कहाँ से प्रोसेस आ रहा है, कहाँ से कैमरे आ रहे हैं, तो ये एक जो है ना आपको देखना है कि उसकी जो सोर्स है वो कहाँ है। अब जैसे एप्पल का था कि भाई वो चाइना से आ रहा था, मगर अब उन्होंने इंडिया शिफ्ट कर दिए होंगे, चाइना से टेंशन पड़ रही थी। तो एनीवे मतलब उनके और दूसरे रीजन होंगे, मैं कोई पॉजिटिव और नेगेटिव बात नहीं कर रहा किसी भी हवाले से। एनीवे, बार्गेनिंग पावर क्या है सप्लायर्स के साथ, कि भाई उनके पास क्या मल्टीपल सप्लायर्स मौजूद हैं एक ही आइटम लेने के लिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और थ्रेड्स, एक मिनट में टाइम देख लूं कितना टाइम रह गया, एंड होने वाली है, कितना टाइम है। ओके, पोटेंशियल फॉर न्यू एंट्रेंट्स, अगेन वही वाली बात है कि सर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट इसके अंदर स्मार्टफोन की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर होता है, तो न्यू एंट्रेंट्स को मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, और एक कॉस्ट होती है जो कि न्यू एंट्रेंट्स को जो है ना वो देनी पड़ती है। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट क्या हो गई, जैसे टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, इवन दो कि ये सब्सटीट्यूट नहीं है स्मार्टफोन का, मगर कुछ लोग जो है मतलब जो कुछ लोगों को कुछ चीजें चाहिए वो इसको सर्व करती हैं। और इसके अलावा जो है ऑब्वियसली टैबलेट्स और लैपटॉप जो है वो जो है ना काफी पॉपुलर है इस हवाले से। ये सेकंड एग्जांपल है, ये मैं कोशिश करता हूँ कि कवर करूँ, और फिर जो है ना जाएगी। अब सेकंड एग्जांपल जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की आ जाती है कि भाई अगेन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों को गाड़ियां भी चाहिए, लोगों को बाइक्स भी चाहिए, तो वो एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के हवाले से जो है कि भाई इसकी एक स्टेडी इनकम है, और ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है दुनिया में, और नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स आपको पता है कि कौन है। अच्छा जी, किन किन के पास मार्केट शेयर है, टोयोटा है, वॉक्सवैगन है, जनरल मोटर्स है। अब इसी को आप सऊदी अरब की इंडस्ट्री के अंदर भी देख सकते हैं, और इसको आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, और इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ये खाली एक मतलब बताया हुआ है कि जो आपने कॉन्सेप्ट देखे हैं, सीखे हैं, समझे हैं, उसको आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगेन ईवीज के ऊपर काम कर रहे हैं, हाई माइलेज के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑटोनोमस ड्राइविंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और कार टू कार कनेक्शन के ऊपर काम हो रहा है, एडॉप्टिव लाइन स्विचिंग, और ये सारी चीजें, ये सब इसके अंदर इनोवेशन में आ जाती हैं। आजकल जो है वो मतलब अगर ईवीज पे काम करेंगे तो गवर्नमेंट जो है ना उसके अंदर वो जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के जो वेंडर्स हैं उनको डिस्काउंट दे रही है। जैसे आपको टेस्ला का पता है कि टेस्ला पे जो है ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडीज मिलती हैं, तो इसी तरह से और दूसरी चीजें हैं। और दुनिया में जो है अब वो कार्बन फ्यूल के हवाले से जो है ना ज्यादा वो हो रहा है काम कि भाई उसको कंट्रोल करना है, और एक टारगेट है, तो वो हमको ये सारी चीजें जो है ना फैक्टर इन करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है अगेन की कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, ब्रांड रेपुटेशन आ जाती है, प्रोडक्ट लाइनअप आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज आ जाती है।
अब जैसे टोयोटा है, टोयोटा की हर चीज जो है ना आपको मतलब कहाँ से मतलब स्टार्ट से फिनिश तक जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। इसी तरह से पाकिस्तान में सुजुकी है, उसके उसमें ऑप्शन है, मतलब मुख्तलिफ मुख्तलिफ कंपनीज है। हम किसी एक कंपनी को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ एक बात की बेस पे बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी फिर प्राइस वॉर आ जाती है। कस्टमर एनालिसिस कि कस्टमर को क्या रिक्वायर्ड है, कि उनको सेफ्टी चाहिए, एयरबैग्स चाहिए, आपके फ्यूल एफिशिएंसी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब तो हर गाड़ी के अंदर जो है वो एक टैबलेट आ गया है, उसके अंदर जो है आपकी इंटरटेनमेंट वगैरह सब ये आपको अवेलेबल है, या उसी के थ्रू जो है आप मैनेज कर रहे हैं। जितनी भी चाइनीज ब्रांड कार्स है उसके अंदर है कस्टमर सेगमेंटेशन, कार्स सीडैन कार्स चाहिए, एसयूवीज चाहिए, ये सारी चीजें जो है ना ये फिर आप इंडस्ट्री के अंदर देख रहे होते हैं कि किस के पास कितना कस्टमर का जो है ना सेगमेंटेशन कितना वो हिट कर रहा है कंपनी को, मतलब क्या क्या ऑप्शंस है उसके पास, कंपनी के पास। और अगेन वही सप्लायर्स की बात आ गई कि किसके पास कितने सप्लायर्स हैं, क्या उनके पास बार्गेनिंग पावर है कि नहीं है। और ऑब्वियसली ये एक हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री है, तो जो नए एंट्रेंट्स हैं क्या वो मतलब मैच कर सकते हैं, क्या कंपटीशन में जा सकते हैं जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके साथ। अगर नहीं तो फिर ऑब्वियसली आपको जो है एग्जिस्टिंग जो बड़े बिग फिशेज हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर इस प्रोडक्ट यानी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है इसका क्या सब्स्टिट्यूट है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, राइड शेयरिंग सर्विसेज है। अब बिलफर्स हम ये देखें कि जब यहाँ पर जब मेट्रो चलेगी रियाद के अंदर तो फिर कितने लोग जो है ना इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और कार जो यूज करना कम कर देंगे। तो वो ये इस तरह से जो है ना चीजें बहुत ज्यादा ट्रिकल डाउन होती है। अब अगर लोग कम कार यूज करना शुरू कर देंगे तो फिर जो पेट्रोल स्टेशन है, अल इदरीस का पेट्रोल स्टेशन है या और दूसरे साको के सास्को के, तो ये सारे इनकी फिर जो सेल्स है क्या उस पर इम्पेक्ट आने आने आएगा। तो ये फिर बहुत सारी चीजें जो है ना फिर आपको फैक्टर इन करनी पड़ती है। तो सॉरी, 4 मिनट रह गए हैं। मैं चाह रहा था ये टॉपिक कंप्लीट हो कि इसमें सेकेंडरी रिसर्च के अंदर आपकी जो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ कंपनीज इंडस्ट्री रिपोर्ट्स बना रही होती हैं, गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है, ट्रेड एसोसिएशन है, वो सारी जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। फिर प्राइमरी रिसर्च जो है, जो सर्वेज है, इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं, जो फोकस ग्रुप हैं जो कि इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको अच्छा पता चलेगा। मैं आगे इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब जैसे ये सऊदी अरब में आप इंडस्ट्री के हवाले से किस तरह से इंफॉर्मेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका, सागिया है, और ये सऊदी स्टेटिस्टिक्स के हवाले से ऑफिस है। यहाँ से आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री के ऊपर जो है ना ये रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर होते हैं। सऊदी काउंसिल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इंडस्ट्री के हवाले से, वो रिपोर्ट्स शाया कर होते हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो एसोसिएशन है आपकी, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, केमिकल एसोसिएशन है, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंडस्ट्री की कि भाई कौन क्या कर रहा है और क्या उसके अंदर आ रहा है। रिसर्च फर्म अपनी जो है ना वो रिसर्च जो है ना शेयर कर रही होती है, कंसल्टिंग फर्म अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही होती है। न्यूज आउटलेट और मीडिया से जो है ना आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में देख लेते हैं, पाकिस्तान में जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन है, ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, स्टेट बैंक आपकी जो है ना वो बैंकिंग के हवाले से जो है ना वो बता रहा होता है कि इनके क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और किस तरह से चल रहे हैं। आपका जो फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है अगेन, वो इंडस्ट्रीज के हवाले से, मार्केट ट्रेंड्स के हवाले से वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसी तरह से बाकी जो एसोसिएशन है पाकिस्तान में बहुत है, एप्टमा है और बहुत सी एसोसिएशन है जो कि आपको मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है, और वहां से आप जो कलेक्ट करेंगे फिर वो ओवरऑल जो है ना आपको मदद करेंगी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए। और अगेन मुख्तलिफ कंपनीज हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक जो है वो मैं लास्ट वर्ड में बता दूं, आईपीओ के हवाले से जो आईपीओ आते हैं ना उनके पास ये एक ऑप्शन होता है कि वो जो है रिसर्च करवाते हैं अपने हवाले से कि मार्केट का ट्रेंड वगैरह।
तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जमजूम हो गया, आपका तहसीर हो गया, आपका फकी हो गया, जितने भी आईपीओ के बारे में मैंने बताया ना आपको, तो उसके अंदर जो है ना, आप अगर उसका आईपीओ का प्रोस्पेक्ट देखेंगे ना, प्रोस्पेक्टस, वहां से आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। और वो जो है, ये इंफॉर्मेशन फ्री की इंफॉर्मेशन है, जो कि आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो प्लीज आप लोग आईपीओ जो है ना बहुत जरूर पढ़ा करें। और ये जो है बस अब यहाँ तक रख देते हैं, क्योंकि फिर मेरी आगे कमिटमेंट्स हैं। तो हमने इंडस्ट्री एनालिसिस तक पढ़ा है, मगर अभी जो है तकरीबन मजीद कुछ और स्लाइड्स बाकी हैं, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट सेशन में जो हम कवर करेंगे, मैं आपको टाइमिंग से बता दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। अगर कोई सवाल होंगे इसमें से, तो फिर इंशाल्लाह हम ग्रुप पे या वैसे जो है सवाल ले लेंगे, और आप लोगों को उसके जवाब देंगे। और थैंक यू वेरी मच अटेंड करने का। 2 घंटे आपने मुझे सुना, कोई सवाल नहीं कर पाए, मगर इंशाल्लाह आगे मजीद सवाल का हिसाब किताब रखेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि ये नोट्स बनाकर जो है ना आप लोगों से शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जो लोग टेलीग्राम पे हैं, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने का। और इंशाल्लाह फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और रिकॉर्डिंग आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी, तो इसको आप रिव्यू भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।